हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। फटाफट से मुझे कंफर्म कर दीजिए, इज ऑडियो वीडियो एब्सोल्युटली फाइन? इज ऑडियो वीडियो एब्सोल्युटली फाइन? फटाफट से बता दीजिए। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। इज ऑडियो वीडियो एब्सोल्युटली फाइन? इज ऑडियो वीडियो एब्सोल्युटली फाइन? सिंपल, सैनी, मोहम्मद रजा, इशिका, तौसीफ, शुभम, सुशील, सिमरन, दीमन, सिद्धार्थ, कनिका, शिफा, शाहबाज, मृत्युंजय, ब्रिजेश, तान्या, देव, माल्या, हिफ्सा, चाहत, प्रतिभा, रोविन, सिंपल, सैनी, नितिन, देवेंद्र, आरती, देवाशीष, नजमुल। बहुत सारे बच्चे चलते जा रहे। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। यस 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 माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी बच्चों का स्वागत है हमारी आज की इस इवनिंग की क्लास में बाय चांस ऑफ सी इंटरमीडिएट एडवांस अकाउंटिंग। एंड मैं हमेशा की तरह ये उम्मीद करूंगा आप सभी के सही बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही जोरों शोरों से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपने पास कर रहे होंगे। मैं बताता हूं मैं भी एकदम बढ़िया हूं। सो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बच्चे मुबारकबाद दे रहे हैं। हाँ, बनती भी है भाई। ऐसा है, अब सीए फाइनल के अंदर भी अब हम आ चुके हैं। सीए फाइनल के अंदर भी अब हम आ चुके हैं। तो जब आप बच्चे जो है आएंगे सीए फाइनल के अंदर में, तो आपको वहां पर में मेरे बड़े भैया वो आपको क्या पढ़ाएंगे? सीए फाइनल पढ़ाएंगे। वो क्या पढ़ाएंगे? सीए फाइनल पढ़ाएंगे। हाँ, छोटे भैया फाउंडेशन पढ़ाते हैं, बड़े भैया फाइनल पढ़ाते हैं, हम इंटर पढ़ाते हैं। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो, हाँ जी। सो हाँ, मेरे बड़े भाई, तीन भाई हैं हम लोग, सबका नाम सेम है, सब दिखते भी एक जैसे, सब कुछ एक है, कोई फर्क नहीं है। आप हैंडसम लग रहे थे। अच्छा, सच में? चलो ठीक है, मान लेता हूं तुम कह रहे हो तो। थैंक यू। हाँ जी। डाउट सेशन का हितेन बेटा आप लोगों का टीम से बात होगी, वो नेक्स्ट वीक के बाद से आप लोगों के शेड्यूल हो जाएंगे, जो सितंबर 25 वाले बच्चे हैं। ठीक है ना? चलिए जी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलिए, तो अभी जरा मेरी बात जरा ध्यान से सुनते जाना। आप बच्चों के साथ में जो है, क्योंकि कल क्लास नहीं हो पाई थी और मैं आज सुबह भी वापस ही आया था, तो दोपहर हो गई थी घर पहुंचते हुए। एंड मुझे था कि आप लोग की एटलीस्ट क्लास लग जाए, क्यों ऑफ करनी। तो चलो शाम के टाइम पे हम लोग मिल लेते हैं, एटलीस्ट कुछ तो पढ़ाई कर लेंगे ना इस बहाने। कुछ तो हम अपने पास में पढ़ाई कर लेंगे। वैसे तो अपने पास में हमारी क्लास सुबह ही होती है, तो हम तीन जो है अपने पास में जो है जनरली हम सुबह ही मिलते हैं। एंड कल हम सुबह ही मिलेंगे एज यूजल, जो अपनी क्लास होती है। अभी के लिए हम लोग आज अपने पास में बेटा जो अकाउंटिंग सेट कर रहे हैं, उस अकाउंटिंग सेट को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना? मैं क्लास का कोई आप लोगों के साथ ये नहीं बात करने वाला कितने बजे तक क्लास चलेगी, पर एटलीस्ट मिनिमम बेयर मिनिमम 8:30 पौने 9 तक तो हम पढ़ेंगे। 1.5 घंटा तो बेटा पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। 1.5 पौने 2 घंटे की हम बात कर सकते हैं। एंड प्लीज़ अभी के लिए मेरी आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि आप लोगों का पूरा कंसंट्रेशन जो टॉपिक्स करा रहा हूँ, प्लीज़ उसी पे ध्यान दीजिए। और रिवीजन कैसे करनी है, वो जो सारी बातें बेटा, वो आप लोगों के पास जो है वो सारी बातें बाद में होगी, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा मोहित बेटा। सो डोंट वरी, अभी के जो करा रहा हूँ वो आप करते जाए। ठीक है ना? एंड विशिंग अ वेरी हैप्पी बर्थडे तानिया बेटा, मे गॉड ब्लेस यू, हैव वंडरफुल डे बेटा। एंड आपका आने वाला समय, आने वाला जीवन जो है बहुत ही जबरदस्त रहे। चलिए, अभी के लिए मेरी बात जरा बेटा ध्यान से सही बच्चे सुनते जाएंगे। तो हम लोग बेटा अपने पास एक अकाउंटिंग स्टैंड पे कर रहे थे। अकाउंटिंग स्टैंड कौन सा बेटा? एएस नंबर 29। ये हम लोगों ने अपने पास शुरू किया था इन अवर क्लास, जो आपकी मंडे को लगी थी पिछली क्लास। एंड जो है इस क्लास स्टैंडर्ड के अंदर में हमने कुछ बातें सीखी थी। पहले फटाफट से हम रिवाइज कर लेते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू बेटा, थैंक यू। चलिए आ जाओ, अब आ जाओ जरा बेटा। जो हम लोगों ने बातें करी थी, पहले हम जरा उतनी चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से, सो डोंट वरी। तो बेटा हमारा जो स्टैंडर्ड है वो 3 नाम लिखे हैं, बट इसमें चीज़ें और भी छोटी छोटी आएगी। एक वर्ड है प्रोविजन, एक वर्ड है कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, एक वर्ड है कॉन्टीजेंट एसेट। नाउ ध्यान से सुनते जाइएगा बेटा। जो प्रोविजन है उसके लिए हमारे को यहाँ पे क्या दिया गया है सर? पैरा नंबर 14 है, जिसे आपने याद रखना है। किसको याद रखना है बेटा? पैरा नंबर 14। पैरा नंबर जो 14 है उसने कुछ कंडीशंस दी है। वो कंडीशंस आपकी जो है बेटा क्या होनी है, अगर पूरी होगी तो हम प्रोविजन बनाएंगे। प्रोविजन में एक अनुमान का तड़का लगता है, हमने बोला था।
ठीक है ना। एक्चुअल लायबिलिटी और प्रोविजन में एक छोटा सा ये फर्क रहता है ना। प्रोविजन कब रिकॉग्नाइज होगी, जब वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, तो पास्ट में कोई घटना हुई है जिसकी वजह से आज वो आपकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, जिसकी होने की संभावना ना होने से ज्यादा है, प्रोबेबल है, मतलब बेसिकली 50% ज्यादा चांस है कि आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा उस ऑब्लिगेशन को सेटल करने के लिए, एंड रिलायबल एस्टिमेट किया जाए। तीनों पूरी होगी तो प्रोविजन, एक भी फेल हो गई तो प्रोविजन नहीं है, फिर वो कंडीशनलिटी। और प्रोविजन को क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करने का मतलब होता है उसकी एंट्री डाली जाती है। एस्टिमेट्स वगैरह के अलग अलग तरीके हैं, मैनेजमेंट अपने हिसाब से लेती है, आपके पास में एडिशनल एविडेंस है, रिपोर्ट फ्रॉम एक्सपर्ट्स है। बाकी प्रोविजन हम कभी भी फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस की नहीं बनाते, हर बैलेंस शीट डेट पे रिव्यू करते। प्रोविजन को हम कभी डिस्काउंट भी नहीं करते प्रेजेंट वैल्यू पे, चाहे हमें पैसा देना है 2 साल बाद, बट हम ये नहीं है कि डिस्काउंट करके आज प्रेजेंट वैल्यू पे देंगे। हाँ, इसकी एक एक्सेप्शन थी, तोड़फोड़ वाली, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग, ठीक है ना। और फिर अगर कल को बाद में जाके लगता है जो प्रोविजन बनाए उसकी आवश्यकता नहीं है, तो मुझे रिवर्स कर देंगे। कॉन्टिजेंट के जो प्रोविजन की परिभाषा को फुलफिल नहीं करता वो कॉन्टिजेंट है सिंपली, या तो वो पॉसिबल ऑब्लिगेशन है जिसका होना ना होना हमारे कंट्रोल में नहीं है, मतलब अप टू 50% चांस है, ठीक है, या वो है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बट बाकी कंडीशन पूरी नहीं होगी, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगा, या रिलायबल एस्टिमेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। कॉन्टिजेंट को बेटा कभी भी हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, उसको हम डिस्क्लोज करते हैं, जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें नोट्स में अलग से हेडिंग बना देते हैं कॉन्टिजेंट एंड कमिटमेंट्स की, एंड वहां पर दिखाया जाता है। उसका भी एक एक्सेप्शन है कि जब डिस्क्लोजर की भी आवश्यकता नहीं है, विच इज बेसिकली जब रिमोट चांस है, भाई 2-4% चांस है, मतलब हमें लग रहा है केस हम पक्का ही जीत जाएंगे, तो फिर आपको डिस्क्लोजर भी देने की जरूरत नहीं। हाँ, जनरल नोट देना वो दे दो। कॉन्टिजेंट एसेट क्या, रिवर्स, तो पॉसिबल एसेट जो आपके पैसे, मतलब फायदे की बात हो रही है, कस्टमर के एंगल से बात हो रही है, पैसे मिल भी सकते नहीं भी मिल सकते, वो वाली बात हो रही थी, होना ना होना हमारे कंट्रोल पे नहीं है। इसमें ऐसा कोई भी नहीं है कि 50% ज्यादा है तो इनकम बना दो, नहीं, यहाँ पे इनकम कब बनाएंगे, जब पूरा पक्का होगा, वर्चुअली सर्टेन हो गया, जब पूरा पक्का हो गया, मतलब आपके फेवर में जजमेंट आ गई, तभी आप अपने पास में इनकम रिकॉर्ड करेंगे, वरना नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे तब तक कंटीजेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करते, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज नहीं करते, पर इसे कहां दिखाते हैं, डायरेक्टर रिपोर्ट में दिखाते हैं। कहां दिखाते हैं, डायरेक्टर बोर्ड में, जो आपको पता होना चाहिए फॉर योर एमसीक्यूज काइंड ऑफ थिंग। पॉइंट तो और भी है जिसे हम बात करेंगे। मैंने आप लोगों को बेटा क्लास में जो क्वेश्चन आई थिंक 1 to लेके 7 तक करा दिए थे, हमने अलग अलग क्वेश्चन किए थे। लाइक पहला क्वेश्चन जो था उसमें 50% ज्यादा है, तो आपके पास में 50% से ज्यादा नहीं था लॉस, तो कंडीशनलिटी आता, परसेंटेजेस लगा के अपने पास करी थी, ठीक है ना। फिर हमने एक सेकंड क्वेश्चन किया था, ऐसे दोनों क्वेश्चन सेम होमवर्क में भी थे, जहां वो आपके पास वारंटी पीरियड कितना बचा उसके हिसाब से था, 1 ईयर से कम है 2%, 1 ईयर से ज्यादा 3% है। थर्ड वाला तो बड़ा सिंपल था, ठीक है ना। और फिर आपके पास में जो है फोर्थ क्वेश्चन में एक वो असेसमेंट वाला पॉइंट था बेटा, कि उसमें हमने ये बोला था जितने के लिए अपील फाइल कर दी वो कंडीशनलिटी, जितने की अपील फाइल नहीं करी वो खर्चा, और जो एडवांस दिया वो शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में आएगा। फिर हम लोगों ने बेटा अपने पास में बात करी थी रिवीजन इन वेजेस वाला, वो आसान था, फिफ्थ भी आसान था। 6 क्वेश्चन में हमने वो गारंटी वाली बात करी थी, याद है, कि जब गारंटी दी है तब तो कंडीशनलिटी है, पार्टी सेफ है, बट अगर पार्टी की हालत पतली होगी, पार्टी इंसॉल्वेंट होगी, लिक्विडेशन में चलेगी, जिसके लिए गारंटी दी है, तो फिर मैं प्रोविजन बना दूंगा, क्योंकि बैंक वाले मेरे से आगे पैसा मांगेंगे। अब 7th क्वेश्चन में वो ऑयल रिग वाला पॉइंट आया था, हमने कहा था कि रिग बना दी तो ऑब्वियसली अब उसको हटाया जाएगा, तो उसका जो खर्चा लगेगा, उससे जो गंदगी हुई है उसके लिए हम प्रोविजन लाएंगे ना 90% कॉस्ट की। होमवर्क के क्वेश्चन में शायद 85% था, ठीक है ना। पर अभी तक तेल नहीं निकाला, तो जब तेल नहीं निकाला तो ऑब्वियसली आपके पास उसका फिर हमें गंदगी वाला पॉइंट नहीं आएगा, कि उससे जो नदी गंदी होगी उसे साफ करना पड़ेगा। जब तेल निकाला ही नहीं है तो उसके लिए प्रोविजन नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये मैंने आपका डिटेल में बात करी थी। होमवर्क क्वेश्चन के अंदर बेटा वो कह रहे फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम था, सेकंड भी सेम था। अरे थर्ड में दिक्कत है, कैसे बच्चे हैं ये, कहां से आए ये बच्चे जो थर्ड क्वेश्चन में डाउट पूछ रहे हैं। प्राणित भवे क्या हो गया, सेम क्वेश्चन था 11 फरवरी 2018, क्लास के क्वेश्चन देखते नहीं है। 11 फरवरी 2020, 2 साल की वारंटी थी, क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है। 25 दिसंबर 2020, 4 अक्टूबर 2021, पहला साल आपके पास में जो है वो कब कंप्लीट हो रहा है, 31 मार्च 2019 को। तो ये लेस देन 1 ईयर है, इसमें 2% बनेगी। ये मोर देन 1 ईयर है तो इसमें 3% बनेगी, ठीक है ना। और यहां बनेगी नहीं। जब अगले साल आएंगे तो पहले वाले का आपके पास कंप्लीट ही हो गया, तो उसकी नहीं बनेगी, इसकी अब 2 बनेगी, इसकी 3 बनेगी। इस क्वेश्चन में भी डाउट है यार, आई एम सरप्राइज, क्लास में कराया था, इसमें क्या डाउट है। लेस देन तो कैसे यार, यहां से लेके यहां तक देखो ना, 1 साल से कम पीरियड ही तो फॉल कर रहे हैं। क्लास का क्वेश्चन नहीं देखोगे और होमवर्क करोगे फिर यही दिक्कत आएगी। क्या क्लास के क्वेश्चन से और इसमें जरा सा ही फर्क था, नहीं, डेट्स ही फर्क थी यार, बस, और क्या था। पहले वाले में हमने क्या देखना है बेटा, जो पीरियड एंड है वहां से देखना है वारंटी कितनी बची है, बची हुई पीरियड कितना है वारंटी का। बचा वारंटी का पीरियड अगर 1 साल से कम है तो 2% बनाओ, बचा हुआ पीरियड अगर 1 साल से ज्यादा है तो 3 बनाओ। ये वाला तो इनवॉइस ही अगले साल रेज हुआ है, तो इसकी कैसे बन जाएगी। हाँ जी।
तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, और डिफरेंस की करंट ईयर आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। चलो अभी जरा मेरे साथ आ जाओ, आगे बढ़ेंगे। 7 तक हमारे हो गए थे, यस। 8th पे आ जाएंगे सही बच्चे। किस पे आ जाएंगे बेटा? 8th पे आ जाएंगे, ध्यान से सुनते जाओ। आसान से क्वेश्चन है, इजी से क्वेश्चन है, फटाफट से आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए। हमने कुछ पॉइंट्स भी सीखने, छोटे छोटे, हमारे पास 2-3 पॉइंट बचे स्टैंडर्ड के। और हम लोगों ने अपने पास बेटा बातचीत जो करनी है, वो आप लोगों के साथ में जो है कुछ क्वेश्चंस भी करने हैं, पॉइंट्स भी सीखने हैं, ठीक है। चलो आपके पास में बेटा क्वेश्चन आसान सा है। अंडर न्यू लेजिस्लेशन, एक नया कानून आया है। वो कहता है एंटरप्राइज इज रिक्वायर्ड टू फिट द स्मोक फिल्टर टू इट्स फैक्ट्रीज बाय 30 सितंबर 2020। वो कहता है एक कानून आया है, जिस कानून के अंदर में आप लोगों को क्या करना है बेटा, एक स्मोक फिल्टर लगाना है। मतलब फैक्ट्री है आपकी, तो आपको स्मोक फिल्टर लगाना है जिससे पोल्यूशन ना हो। और एंटरप्राइज ने अभी तक स्मोक फिल्टर नहीं लगाया, साल खत्म हो गया, हमने स्मोक फिल्टर नहीं लगाया। कहता है आप बताओ प्रोविजन बनेगी कि नहीं बनेगी, और किसकी बनेगी, उस पर बात हो रही है। पहले 31 मार्च 20 के साल में, और फिर 31 मार्च 21 के साल में। कानून कब आया? कानून आया बेटा 30 सितंबर 2020 को। कानून आया 30 सितंबर 2020 को। तो 31 मार्च 20 के अंदर तो बेटा, 31 मार्च 20 के अंदर में तो सिंपल सी बात है, 31 मार्च 20 में तो कुछ है ही नहीं ना, मुद्दा ही नहीं है, तो यहां तो कोई प्रोविजन ही नहीं बनेगी। 31, अभी मैं सारा आंसर डिटेल में जाऊंगा, डोंट वरी। 31 मार्च 20 को तो कोई कानून ही नहीं एग्जिस्ट करता कि स्मोक फिल्टर लगाओ, तो ऑब्वियसली कोई प्रोविजन की बात नहीं है। हाँ 31 मार्च 21 को मैंने स्मोक फिल्टर नहीं लगाया, तो मैं प्रोविजन बनाने की बात करूंगा, सर कानून तो आ गया, हाँ बनाऊंगा, पर यहां पे मुद्दा अलग है। अब ध्यान से सुनना, जो हमें समझने की बात है बेटा। मैं कहता हूं, मान लीजिए स्मोक फिल्टर जो है, जो आता है, जो उसको बनाने लगाने का खर्चा जो मिलता है नहीं, और लगवाई का खर्चा है, वो 5 लाख है। और अगर आपने स्मोक फिल्टर नहीं लगाया तो उस कानून के अंदर क्या होगी, पेनल्टी लगेगी फॉर वायलेशन। वो मान लीजिए 2 लाख की, लेट से जनरल बात कर रहा हूं कि स्मोक फिल्टर 5 लाख का है, और अगर आपने स्मोक फिल्टर नहीं लगाया तो हम आपके ऊपर पेनल्टी लगा देंगे 2 लाख की। अब सवाल ही उठ के आ रहा है, पहले साल के एंड में तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कानून ही नहीं है। कानून ही नहीं है तो क्या कर लोगे, तो कुछ नहीं होगा। अगले साल जो मैं प्रोविजन बनाऊंगा ना, आपको पता है वो प्रोविजन किसकी बनेगी? आप बोल रहे कानून तो आ गया, बताओ ऐसी कौन सी चीज है जिसके अब आपको पैसे देने पड़ सकते हैं? ऐसी कौन सी चीज है जिसके अब आपको पैसे देने पड़ सकते हैं? सर हमने ना एक्चुअली में कानून का उल्लंघन किया है, स्मोक फिल्टर लगने का कानून आ गया और मैंने स्मोक फिल्टर नहीं लगाया, तो मेरे को क्या चीज के पैसे मेरी जेब से जा सकते हैं? सर हमारी जेब से जो पैसे जा सकते हैं वो तो एक्चुअली में अब 2 लाख जाएंगे, क्योंकि मैंने कानून का उल्लंघन किया है। तो जो मैं प्रोविजन बनाऊंगा वो बनाऊंगा भी किसकी, 2 लाख की बनाऊंगा, 5 लाख की नहीं बनाऊंगा। यहां तो कोई है ही नहीं, पेनल्टी की बनाऊंगा ना। क्योंकि स्मोक फिल्टर की तो मैं तब बनाने की बात करता, समझो, जब स्मोक फिल्टर लगा लेता। भाई मैंने स्मोक फिल्टर लगा लिया, अब उसके पार्टी को पैसे देने पड़ेंगे। स्मोक फिल्टर का तो खर्चा तब रिकॉर्ड करूंगा ना जब स्मोक फिल्टर मेरे पास में आ जाएगा। स्मोक फिल्टर लगा लूंगा तो उसके पैसे पार्टी को देने, स्मोक फिल्टर तो लगाया ही नहीं। अगर प्रोविजन बनेगी भी तो किसकी बनेगी प्रोविजन? क्योंकि अब जो मैंने उल्लंघन किया, मेरा ऑब्लिगेटिंग इवेंट क्या है, मेरा क्या चीज है, वो है बेटा मैंने कानून का उल्लंघन किया, तो मुझे क्या देना पड़ेगा, फाइन पेनल्टी। तो प्रोविजन भी किसकी बनेगी, फाइन पेनल्टी की बनेगी, स्मोक फिल्टर की नहीं बनेगी। स्मोक फिल्टर कितने का आता है उसकी नहीं बनेगी। यही यहां पे आंसर में है, यही यहां पे आंसर में, ध्यान से। कहते हैं पहले साल के एंड में 31 मार्च 20 को आपके पास में क्या कहता है, देयर इज नो ऑब्लिगेशन बिकॉज देयर इज नो ऑब्लिगेटिंग इवेंट, ना ही स्मोक फिल्टर की ना ही कोई फाइन करे। पहले साल के एंड में तो कोई ऑब्लिगेटिंग इवेंट है ही नहीं, आपके ऊपर किसी चीज का जिम्मा नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है आपके ऊपर, ना स्मोक फिल्टर की है ना उसकी कोई फाइन, कोई कानून ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो कोई प्रोविजन नहीं रिकॉग्नाइज होगी। सिंपल सी बात है। अगले साल के एंड में भी अगर मैं देखता हूं तो ऑब्लिगेशन आपके ऊपर किस चीज की आई है, वो कहता है स्टिल देयर इज नो ऑब्लिगेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ फिटिंग स्मोक फिल्टर, बिकॉज ऑब्लिगेटिंग इवेंट हुआ ही नहीं कि हमने स्मोक फिल्टर लगा लिया। मैंने स्मोक फिल्टर लगा लिया तो मुझे उसके पैसे देने, तो मैं उसकी प्रोविजन बनाऊंगा, यहां तो लगाया ही नहीं, पास्ट इवेंट है ही नहीं, कोई ऑब्लिगेशन उसकी राइज ही नहीं हो रही। हाँ
ऑब्लिगेशन माइट अराइज टू पे फाइन पेनल्टी अंडर द लेजिस्लेशन बिकॉज ऑब्लिगेटिंग इवेंट हैज अकर्ड, क्योंकि उसका घटना हो गई। क्या ऑब्लिगेटिंग इवेंट होगी? कि आपने कानून का उल्लंघन किया है, नॉन कंप्लायंट ऑपरेशन ऑफ द फैक्ट्री। कानून आ गया, आपने उसका उल्लंघन किया, अभी भी आपको नोटिस आएगा तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। नोटिस आएगा तो पैसे देने पड़ेंगे ना आपको, क्योंकि आपने कानून का उल्लंघन कर दिया। तो उसकी बात आ गई। तो जो भी आपके पास असेसमेंट ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइन पेनल्टी जो है, डिपेंड किस पे करता है? कानून कैसा है, उसकी स्ट्रिंजेंसी कितना है, वो कितना स्ट्रिक्ट है आपके पास, वो कानून के अंदर जो लिखा है उसके हिसाब से करा जाएगा। तो नो प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज फॉर द स्मोक फिल्टर, however a provision is recognized for the estimate of fine penalty that are more likely than not to be imposed। तो प्रोविजन किसकी बनाई जाएगी? फाइन पेनल्टी की, स्मोक फिल्टर की नहीं लगेगी, क्योंकि स्मोक फिल्टर तो लगाया नहीं है, उसकी प्रोविजन नहीं बनेगी। यहां पर आपके पास जो आंसर था उसके अंदर यही बात हमारी आ रही थी कि मैंने इसीलिए वैल्यूज ले ली ताकि आप लोगों को वो क्लियर हो जाए कि मान लो स्मोक फिल्टर 5 लाख का है और पेनल्टी फाइन 2 लाख है, तो प्रोविजन 2 लाख की बनेगी। पहले साल तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ नहीं होगा, अगले साल भी जो बनेगी 2 लाख की बनेगी, ना कि 5 लाख की। ठीक है ना? अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से आ जाए। आसान सा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन चाहे बड़ा है, इसका आंसर बहुत छोटा है। ठीक है ना? वो कहानी सुनाएगा पर इतनी मतलब जरूरत नहीं होगी हमें। ठीक है ना? अयन बेटा, वही तो चीज आ गई, मैं नहीं लगवाऊंगा तो क्या कर लोगे तुम? कोई कंपल्शन थोड़ी ना है। बच सकते हो क्या? हाँ बच सकते हो, पेनल्टी दे रहे हो। वही तो चीज आ गई, पेनल्टी इसी चीज की तो दे रहे हो कि तुमने नहीं लगवाया। तो आप जो प्रोविजन बनाओगे तो उस चीज की बनाओगे ना जिससे आप बच नहीं सकते। तो आप किस चीज से नहीं बच सकते? अब आपके पास पेनल्टी है, अब पेनल्टी लगानी पड़ेगी, कानून का उल्लंघन किया तो मैं प्रोविजन उसकी बनाऊंगा क्योंकि मैंने कानून तोड़ा। चलो, कहते हैं अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एज एनपीओ अंडर द कंपनीज एक्ट हैविंग द मेन ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट द ट्रेड बाय ऑर्गेनाइजिंग ट्रेड फेयर। कहता है कंपनी इनकॉर्पोरेट नो एनपीओ के हिसाब से आया। एक कंपनी एनपीओ के तौर पर, जो आप सेक्शन 8 कंपनी बोलते हो, ये वो वाली कंपनी होगी कि एक सेक्शन 8 कंपनी है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ट्रेड को प्रमोट करना, जो धंधा वगैरह ट्रेड को प्रमोट कर। वो कैसे करेंगे बेटा? ट्रेड फेयर्स लगाएंगे। आप सुनते हैं ना बड़े बड़े एग्जीबिशन ट्रेड फेयर्स वगैरह होते हैं, तो वो इनका काम है। वेन द कंपनी वॉज ऑर्गेनाइजिंग द ट्रेड फेयर एंड एग्जीबिशन, तो ये कंपनी जब अपने पास में ट्रेड फेयर एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करती है तो उन्होंने कहा कि हम चार्ज करेंगे 5% कंटिजेंसी, एक्स्ट्रा कुछ 5% पैसे लेने की बात करेंगे और दी जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, आउटसाइड एजेंसीज होती है, ऑन द इनकम रिसीव फ्रॉम देम बाय द कंपनी। तो जो अल्टीमेटली आपके पास में इनकम वगैरह आपके पास जो है, ध्यान सुनते जाओ। तो जो पार्टिसिपेंट्स वगैरह है आपके पास में, ध्यान सुनो, उनसे हम क्या ले रहे हैं बेटा? उनसे हम अपने पास में 5% के एक्स्ट्रा चार्जेस के लिए पैसे ले रहे हैं। जो वहां पे अपने पास में आते हैं, जो अपने पास इनकम कमाते हैं, जो टेंट वगैरह लगा रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनसे हम 5% एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं। किस चीज के लेते हैं वो बताएगा अभी। While in case of the fairs organized by the outside agencies, 5% contingency charges levied separately in the invoice। तो सिंपल सी बात है, 5% एक्स्ट्रा चार्जेस ले रही है कंपनी। कंटीजेंसी चार्जेस जो वो इनबिल्ट है हमारे स्पेस रेंट चार्ज फ्रॉम द पार्टिसिपेंट। ये हम कहाँ लेके जाते हैं? जो हमें पैसे मिलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। कहते हैं जो हम 5% बस एक्स्ट्रा चार्जेस कलेक्ट कर रहे हैं ना, जो हम 5% लोगों से पैसे चार्ज कर रहे हैं कलेक्ट, वो हम अपनी इनकम दिखा रहे हैं, वो हम अपनी इनकम दिखा रहे हैं। अभी तक सिर्फ इतनी सी बात करी, ठीक है ना? हम अपना काम क्या करते हैं? हमारा ट्रेड फेयर वगैरह हम ऑर्गेनाइज करते हैं। कह रहा है जो इंटेंशन है इन चार्जेस को लेवी करने की, वो है किसी अनफोर्सिन लाइबिलिटी को मीट करने के लिए। कहते कल को कोई दुर्घटना हो जाती है, अनफोर्सिन मतलब जिसका पता नहीं, अल्टीमेटली उसके लिए, विच मे अराइज इन द फ्यूचर। द इंस्टांसेस जो है वो ऑफ इंजरी, लॉस ऑफ लाइफ टू विजिटर एग्जिबिटर ड्यू टू फायर, टेररिस्ट अटैक, स्टैम्पेड, नेचुरल कैलिमिटी एंड अदर पब्लिक एंड थर्ड पार्टी लाइबिलिटी। कह रहा है जी इतने बेसिकली क्या है, लोग आते हैं, जैसे उसने बोला इन चीजों की हाई है बिकॉज लार्ज क्राउड विजिट आता है, बहुत सारे लोग लाखों की मात्रा में आ रहे हैं, हजारों की मात्रा में लोग आ रहे हैं। तो कह रहे हैं आग लग गई, भगदड़ मच गई, टेररिस्ट अटैक हो गया, तो ऑब्वियसली लोगों की जान जा सकती है, आपके पास चोट लग सकती है। तो हमें उसकी वजह से क्या है, हम ये पैसे एक्स्ट्रा पहले से कलेक्ट कर रहे हैं अपने एजेंट जो वहां पे पार्टिसिपेंट्स है हमारे, तो उनसे ले रहे ताकि कल को जो खर्चा होगा वो इससे निकल जाएगा। भैया अल्टीमेटली कल को लोगों को नुकसान होगा, कुछ होगा, तो हम उसकी भरपाई कर पाएंगे, ये हम पैसे इसलिए ले रहे हैं। ठीक है ना? कह रहे हैं जो डिसीजन टू लेवी 5% कंटीजेंसी चार्जेस है वो बेस किस पे? सिर्फ एक असेसमेंट पे है। ये लाइन बड़ी क्रिटिकल है क्वेश्चन की। कह रहे हैं जो डिसीजन है 5% का वो सिर्फ एक असेसमेंट पे है, एक्चुअल लायबिलिटी तो एस्टिमेट ही नहीं कर सकते। कह रहे हैं सिर्फ एक तुक्का है, ये अनुमान भी नहीं है, ये एक सिर्फ मेयर तुक्का है 5%। दिस इज नो बेस एज सच। 5% एक मेयर तुक्का है, असेसमेंट है, एक्चुअल लायबिलिटी तो एस्टिमेट ही नहीं कर सकते। वो कहता है
द फॉलोइंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड द डिस्क्लोजर वाज मेड बाय द कंपनी इन इट्स फाइनेंशियल, कहता है उन्होंने क्या डिस्क्लोज किया, 5% कंटीजेंसी चार्जेस को हम इनकम मानते हैं और हमने मैचिंग प्रोविजन भी इसकी बना रहे हैं किताब में, एंड सुटेबल डिस्क्लोजर जो है वो भी हम किताब में दे रहे हैं इसका। भाई हमारी पॉलिसी क्या है, हम ये फॉलो कर रहे हैं कि हम 5% इनकम दिखा रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजन भी दिखा देते हैं और इसका डिस्क्लोजर दे रहे हैं। कह रहा कमेंट करो कि क्या ये प्रोविजन जो बनाई जा रही है क्या ये AS 29 के हिसाब से सही है बनाना। तो सिंपल सी बात है बेटा, जैसी हमारी 3 कंडीशन है उसमें से एक कंडीशन थी रिलायबल एस्टिमेट किया जा सकता है। क्या यह एस्टिमेट किया जा रहा है कि तुक्का मारा है, जो मीन मैंने अंडरलाइन की थी लाइन, सर यहाँ आपने अपने पास में एस्टिमेट आपके पास नहीं हो सकता, तुक्का मारा है। और साथ में कोई आपके अभी तक कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज ही नहीं हुई, मतलब या तो मैं बोलूंगा कि भगदड़ मच गई, नुकसान हो गया, आप समझ रहे हो, हाँ उसके लिए पैसे अब दोगे अगले साल में तो मैं बनाऊंगा ना। तो अल्टीमेटली यहां पर में कोई ऑब्लिगेशन आपकी राइज नहीं हुई और एस्टिमेट जो है वो आप अपने पास कर नहीं सकते, तो प्रोविजन तो बनेगी ही नहीं, प्रोविजन तो बनेगी ही नहीं। ऐसा नहीं क्या प्रोविजन बनेगी नहीं, क्योंकि कोई ऑब्लिगेशन राइज नहीं हो रही, आपके पास में कोई आपके पास में एस्टिमेट नहीं कर सकते, जो एक इंपॉर्टेंट बात उसने खुद लिखी और वो जो मैंने हाईलाइट भी करी कि इट कैन नॉट बी एस्टिमेटेड, ठीक है ना। तो यहां पर वही चीज आ रही है, तो सबसे पहले क्या करना है, पैराग्राफ 14 की डेफिनेशन लिख देंगे, प्रोविजन कब रिकॉग्नाइज होती है, वो तीनों कंडीशन जब पूरी होती है, वो तो आपको पता ही है कि कहानी जो लिखनी है हमें, एप्लीकेबल प्रोविजन जो है क्वेश्चन की, कंडीशन मीट नहीं होती तो कोई प्रोविजन नहीं बनती, और वही लिख रहा है क्लियर दैट दी फॉर दी कंटीजेंसीज जो है नीदर ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट नॉर रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड। तो ना ही आपके पास में कोई ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट कर रही है, ना ही कोई रिलायबल एस्टिमेट हो सकता है, तो अकॉर्डिंगली जो आपके पास है प्रोविजन कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज फॉर सच कंटीजेंसीज अंडर द फैक्शन सर्कम, तो प्रोविजन नहीं बनाई जाएगी। क्या हम सीधा आंसर लिख देंगे, नहीं। देखो ऐसा क्वेश्चन आ क्या रहा है, 2 नंबर में आ रहा है, 3 नंबर में आ रहा है। अब जनरली ऐसे क्वेश्चन में ये नहीं बोलता 5 मार्क्स के आते, क्योंकि इंस्टीट्यूट क्या करता है, वो कहता है बच्चा टू द पॉइंट ही लिखे, कहानी ना पाए। तो जो छोटे वाले बिल्कुल 2-3 नंबर के मान के चलो, टू द पॉइंट आपने प्रोविजन लिखी जो भी है स्टैंडर्ड की, और फिर सीधा बोल दिया कि ये पूरी नहीं हो रही, तो क्या है, ये प्रोविजन नहीं बनाई जाएगी, प्रोविजन नहीं बनाई जाएगी, ठीक है ना। अच्छा जी, देन अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगले क्वेश्चन के अंदर में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, तो जरा मेरे साथ ध्यान से देखते जाइएगा। सबसे पहला पॉइंट आ रहा है बेटा, ये अलग अलग क्वेश्चन ही है। केस नंबर 1 कोर्ट केस, केस नंबर 1 कोर्ट केस कहता है आफ्टर अ वेडिंग इन 1920, एक शादी हुई थी 1920 में, 10 लोगों की डेथ हो गई, ओहो बहुत बुरा हुआ, पॉसिबली एज अ रिजल्ट ऑफ फूड पॉइजनिंग फ्रॉम द प्रोडक्ट सोल्ड बाय द एंटरप्राइज। भाई जो ऑब्वियसली आपने खाना खिलाया लोगों को, तो उससे ऐसा लगता है कि लोगों की मृत्यु होगी फूड पॉइजनिंग की वजह से। लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट करी गई सीकिंग डैमेजेस फ्रॉम द एंटरप्राइज बट इट डिस्प्यूट द लायबिलिटी, तो ऑब्वियसली एंटिटी के अगेंस्ट में लीगल प्रोसीडिंग चालू करी, कोर्ट में केस वगैरह डाला गया और उन्होंने लड़ाई अपनी भी चालू करी, वो ऐसे तो ना मान जाएंगे, तो डिस्प्यूट क्या उस चीज को। अप टू द डेट ऑफ द अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20, जब तक आपके पास में अप्रूवल नहीं आया, जब तक आपके पास में अप्रूवल नहीं आया, ठीक है ना, तब तक वो क्या बोलता है, जब तक अप्रूवल नहीं आया वो ये बात बोलता है कि अप्रूवल जब तक नहीं आया, एंटरप्राइज के लॉयर एडवाइज करते हैं कि इट इज प्रोबेबल दैट द एंटरप्राइज विल नॉट बी फाउंड लायबल। कहते हैं हमारे लॉयर्स को ऐसा लगता है कि हम लायबल नहीं होंगे, मतलब हम केस बचा लेंगे, हमारे ऊपर लायबिलिटी का जिम्मा नहीं आएगा, हमारे ऊपर लायबिलिटी का जिम्मा नहीं आएगा। हाँ, however when the enterprise prepared the financial statements for the next year, अगले साल तक जाके लॉयर का एडवाइस किया कि जो डेवलपमेंट हुई है इट इज प्रोबेबल कि एंटरप्राइज विल बी फाउंड लायबल। अगले साल जाके ऑब्वियसली आपके अगेंस्ट में केसेस फाइल किए गए, प्रूव करा जा रहा है कि आपके गलत खाना खिलाने की वजह से लोगों की मृत्यु हुई, तो अब ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर लायबिलिटी आएगी। तो बड़ी सिंपल सी बात होगी, पहले आपने प्रोविजन की परिभाषा दे दी, कंडीशन जो है वो लिख दी आपने तीनों, और फिर पहले साल के एंड में क्या हो रहा है बेटा, आपको लग रहा है अल्टीमेटली कि आपके पास लायबिलिटी नहीं आएगी, तो उस समय कोई प्रोविजन नहीं बनेगी, वो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है। और अगले साल लग रहा है आपके प्रोबेबल है, तो उस केस के अंदर हम अपने पास में प्रोविजन बना देंगे। तो सिंपल सी बात हो रही है, पहले साल नहीं बनेगी, अगले साल बन जाएगी, ठीक है ना। तो पहले यही आ रहा है 31 मार्च 20 को कोई प्रोविजन नहीं बनाई जा रही, तो आपके पास में कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट नहीं है, तो उसे कॉन्टिजेंट दिखा देंगे अनलेस वो भी रिमोट चांस हो, ठीक है ना। और फिर अगले साल क्या होगा, 31 मार्च 21 को, 31 मार्च 21 को क्या होगा बेटा, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज होगी, पैसे जेब से जाएंगे, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा, तो प्रोविजन बनाई जाएगी बेस्ट एस्टीमेट की। भाई कितना पैसा जेब से जाएगा उसके हम प्रोविजन बना देंगे, कितना पैसा जेब से जाएगा उसकी प्रोविजन बना देंगे, ठीक है ना।
एक बच्चे ने पिछले में लिखा था सेकंड में क्या होगा। बेटा सेकंड तो वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा, पूछ नहीं रहा। उसने सिर्फ ये पूछा था आपको कि क्या प्रोविजन बनेगी कि नहीं बनेगी। और तुझे बेटा वो अल्टीमेटली वही बात है, ऑब्वियसली हमने तो वो पूछा प्रोविजन बनेगी कि नहीं बनेगी, तो हमने उसी का आंसर दिया। कॉन्टीजेंट के बारे में हम बात नहीं कर रहे, ठीक है ना, वो पिछले क्वेश्चन के अंदर में जो आपने बात करी वो आप दिखाना चाहते हो, सेपरेट बात होगी ना वो तो, कि वो पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, होना ना होना हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो वो उसमें चला गया, फिर वो कंडीशन आप लिख सकते हैं। भाई प्रोविजन नहीं है तो ऑटोमेटिक कंडीशन में चला गया। 10th का फर्स्ट पार्ट वाला क्लियर हो गया बेटा। केस वन, पहले साल के एंड में हमें लग रहा है कि अपने पास में हमें पैसे नहीं देने पड़ेंगे बेसिकली, तो उस केस के अंदर प्रोविजन नहीं बनेगा। अगले साल जाके ऐसा लग रहा है कि अब हमें पैसे देने पड़ेंगे, हम केस हार जाएंगे तो हमें प्रोविजन बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। अगला क्या आ रहा है बेटा, पॉइंट नंबर 2, वारंटीज। पॉइंट नंबर 2 क्या आ रहा है, वारंटीज। तो वारंटीज में क्या लिख रहा है बेटा, वो मैन्युफैक्चरर वारंटी देता है एट द टाइम ऑफ सेल टू द परचेजर ऑफ इट्स प्रोडक्ट। तो मैन्युफैक्चरर वारंटी देता है बेसिकली, जब वो सेल करता है वो वारंटी दे रहा है। और टर्म्स क्या है कि मैन्युफैक्चरर अंडरटेक टू मेक गुड बाय रिपेयर और रिप्लेसमेंट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स दैट बिकम एपरेंट विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ द सेल। कहता है 3 साल के अंदर में अगर कुछ भी होता है तुम्हारे प्रोडक्ट का, तो मैं उसे पूरा ठीक करके दूंगा या वापसी करूंगा, जो भी है। तो अल्टीमेटली वो आपके पास ये बात बोल रहा है कि मैन्युफैक्चर ठीक करके देगा, दैट इज द वारंटी जो उसको दे रहा है 3 साल की, ठीक है ना। फिर वो कहता है ऑन दी पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे इट इज प्रोबेबल दैट इज मोर लाइकली देन नॉट दैट देयर विल बी सम क्लेम्स अंडर द वारंटी। कह रहा है पुराने एक्सपीरियंस के केस में, पुराने एक्सपीरियंस के बेस पे वो ये बोल रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ तो क्लेम्स आएंगे, मतलब कुछ कस्टमर्स ऐसे होंगे जिनको वो यूज करेंगे, मतलब उनके प्रोडक्ट में खराबी निकलेगी जिसकी वजह से मुझे ठीक करके देना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। तो क्या मेरा खर्चा होगा, द आंसर इज यस, मेरा खर्चा होगा, मेरी जेब से पैसा जाएगा। तो मैं एस्टिमेट करके अपने पास उसकी क्या बनाऊंगा, प्रोविजन बनाऊंगा, क्योंकि उसने बोला है कि देयर विल बी सम क्लेम्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑब्लिगेटिंग इवेंट क्या है, जिम्मा किससे आ रहा है, जिम्मा आपके ऊपर किस वजह से आ रहा है, ऑब्लिगेशन कहां से राइज हो रही है, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट को बेच रहे हो विद वारंटी दे रहे हो, जिससे ऑब्लिगेशन राइज हो रही है। और आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज क्या है बेटा, प्रोबेबल है, क्योंकि उसने बोला देयर विल बी सर्टेन क्लेम्स, क्लेम्स आएंगे तो ऑब्वियसली आपकी जेब से पैसा जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं कि प्रोविजन बनाई जाएगी फॉर द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ मेकिंग गुड अंडर द वारंटी प्रोडक्ट सोल्ड बिफोर द बैलेंस शीट डेट। तो जितनी आपने सेल साल के एंड तक करी है, उसमें जितना आपका कल को लग रहा है कि आपका खर्चा लगेगा उनके प्रोडक्ट को ठीक करने में, तो आप उतने की क्या बना देंगे, प्रोविजन बना देंगे, उसकी क्या बना देंगे, प्रोविजन बना देंगे। बेटा आपको ये इस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, आउटफ्लो रिसोर्सेज जो अंडरलाइन मैंने किया हुआ है, आपको पहले परिभाषा देनी है हमेशा, आपको हमेशा क्या देनी है बेटा, परिभाषा देनी है। तो जब आप परिभाषा देंगे तो उससे ऑटोमेटिक क्लियर होगा। नीचे फिर क्या लिखना है हमने, यहाँ पे आपके पास में ऑब्लिगेटिंग इवेंट क्या है और आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज आपके पास में प्रोबेबल है कि नहीं है, और अकॉर्डिंगली एस्टिमेट के बेस पे आप प्रोविजन बना देंगे। तो आपको ये हेडिंग चाहिए, ये ना लिखो, क्योंकि ऊपर आप डेफिनेशन ही लिख दोगे तो उससे ही कंप्लीट होगी वो बात। तो और नीचे तो आपने सिर्फ ये लाइन ही लिखनी है कि ऑब्लिगेशन है, आउटफ्लो रिसोर्सेज होगा तो आपके जेब से पैसा जाएगा, ठीक है ना। तो बेटा अगर प्रोविजन की बात करा तो एस 29 का ही एस है यार, मतलब ऐसी बात करोगे तो मैं भी चक्कर खा के गिर जाऊंगा यार, ऐसी बातें मत करा करो प्लीज। अच्छा जी, अगला क्या है, केस 3 रिफंड पॉलिसी। अब रिफंड की बात करने जा रहा है कुछ, कहते हैं एक रिटेल स्टोर है जिसकी पॉलिसी ऑफ रिफंडिंग द परचेजेस बाय डिससेटिस्फाइड कस्टमर्स इवन दो इट इज अंडर नो लीगल ऑब्लिगेशन रूल। पॉलिसी सबको पता है, कहता है हम अपने पास में, सबसे पहले इसने क्या बोला यहाँ पे, हम जो अपने पास सेल करते हैं, हम लोगों को अगर हमारा प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है, अगर हमारा प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है तो हम उनका पैसा वापस कर देते हैं। अगर लोगों को हमारा प्रोडक्ट नहीं पसंद आता तो उनका पैसा वापस कर देते हैं, चाहे इसमें कहीं लिखित में नहीं है, पर मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसा करता हूं कि अगर कोई आता है और बोलता है जी आपका ये प्रोडक्ट खराब निकला, फलाना डिमकाना जो भी है, तो मैं वापस करता हूं। और ये पॉलिसी सबको पता है कि मैं ऐसा करता हूं, ऐसा नहीं है कि कोई मैं लीगल कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं वापस करूंगा, नहीं, कोई लिखित में नहीं है कि करना है ना करना, बट एज अ जनरल प्रैक्टिस, एज अ जनरल प्रैक्टिस मैं करते आ रहा हूं, ठीक है ना। तो अब सवाल उठ के आया प्रोविजन को लेके, तो ऑब्लिगेटिंग इवेंट क्या है, प्रोडक्ट को बेचना, जिससे क्या आ रही है बेटा, ऑब्लिगेशन राइज हो रही है, बिकॉज ऑब्लिगेशन ऑल्सो राइज फ्रॉम द नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस कस्टम एंड डिजायर टू मेंटेन गुड बिजनेस रिलेशन। बस बेस बात इतनी सी आ रही है, अगर आप नॉर्मल कॉमन वे में, नॉर्मल वे के अंदर में ऐसा करते आ रहे हो,
तो वो कंसीडर हो गई ना कि आपके पास में जो है ऑब्लिगेशन आपकी राइज हो रही है। ऐसा कंपल्शन नहीं है कि लीगली होना चाहिए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा होगा तभी हम मानेंगे। वो कह रहा है आप जो है आपकी ये खुद का बर्ताव ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, कस्टम आपके पास में है, आप एक प्रथा फॉलो करते आ रहे हो इतने समय से, तो उस प्रथा से पता चल रहा है कि आप ये करते हो, चाहे लीगल ऑब्लिगेशन नहीं भी है, चाहे लीगल ऑब्लिगेशन नहीं भी है, तो उस केस के अंदर में क्या करेंगे, क्या प्रोविजन बनाई जाएगी? द आंसर इज यस। आंसर इज यस। तो मेन बात बस क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है कि जैसे पिछले में क्वेश्चन में क्या था, वारंटी दे रहे हैं, लिखित में दे रहे हैं, 3 साल की वारंटी है, कुछ हो गया तो वह ठीक करा लेना। यहां पे आपका बिहेवियर, आपका कस्टम, जो आपका बर्ताव है, जो आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, उससे ये बात पता चल रही है कि आप ऐसा करते हैं। तो अगर कल को कोई आएगा, आप वापिस तो ना भेज दोगे, क्योंकि आप हमेशा करते आ रहे हो, हमेशा करते आ रहे हो, तो उसकी वजह से आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज जो है प्रोबेबल है। ठीक है ना? तो प्रोविजन बनाई जाएगी जितना आपका खर्चा लगना है, मतलब जितने का आपका नुकसान होना है आप उतने की क्या बनाएंगे? प्रोविजन बनाएंगे। जितने का आपका नुकसान होना है उसके आप क्या बनाएंगे? प्रोविजन बनाएंगे। ठीक है ना? बात बस इतनी सी आ रही है, कुछ छोटे छोटे से है जिसमें हम कुछ चीजें अपने पास सीख रहे हैं। तो इट इज नॉट ऑलवेज कि आप बोलेंगे कि भाई कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, वारंटी है, कॉन्ट्रैक्ट में बात हो रही है। वो बस पॉइंट इसलिए दिया गया है कि यहां पर में आपका अल्टीमेटली बर्ताव ऐसा है जो सबको पता चल रहा है, तो वो प्रथा है, बिहेवियर है आपका, जिससे इस चीज का पता चल रहा है, तो उस केस में प्रोविजन बनाई जाएगी। ठीक है ना? स्टाफ रिट्रेनिंग पे बेटा मैं बाद में आऊंगा, स्टाफ रिट्रेनिंग में बाद में आऊंगा। अगले दोनों मेरे सिमिलर से है। एक कहता है रिफर्बिशमेंट कॉस्ट नो लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट, एक है रिफर्बिशमेंट कॉस्ट लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट। ये दोनों सिमिलर से है काइंड ऑफ। जैसे हमने स्मोक फिल्टर वाले बात की थी, बिल्कुल वैसा ही है। मैं पहले नीचे वाला पढ़ देता हूँ। कहता है एयरलाइन इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू ओवरऑल इट्स एयरक्राफ्ट वंस एवरी 3 ईयर्स। कहते हैं एयरलाइन जो कंपनी है उनका एक कानून है जिसके तहत ये लिखा है कि आपने अपने एयरक्राफ्ट को, जो एरोप्लेन है आपका, उसे 3 सालों के अंदर, 3 सालों के अंदर कम से कम एक बार जैसे आपको ओवरहॉल कराना है। ओवरहॉल का मतलब बेटा क्या होता है? मेजर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। आपको मेजर रिपेयर मेंटेनेंस का आपका खर्चा लगेगा, वो आपको करना है 3 सालों में एक बार काइंड ऑफ। तो मुझे बताओ, क्या मैं पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल प्रोविजन बनाऊंगा जो खर्चा है? सर कोई ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन कह रहा है जी वो आ रही है, पर बेटा बात समझो, ये फ्यूचर ऑब्लिगेशन है, पास में कोई घटना नहीं हुई। अब यहां पे अगर प्रोविजन बनेगी भी, प्रोविजन बनेगी भी तो किसकी बनेगी? मुझे फटाफट से बताओ सही बच्चे। सर अभी कराया था स्मोक फिल्टर जैसा, आपने रेलिवेंस भी दिया, सिमिलर टू स्मोक फिल्टर कॉन्सेप्ट क्वेश्चन। बेटा प्रोविजन किसकी बनाओगे? अगर 3 साल से ज्यादा हो गए और हमने एयरक्राफ्ट की ओवरहॉलिंग नहीं कराई, तो हम प्रोविजन फाइन पेनल्टी की करेंगे, प्रोविजन हम फाइन पेनल्टी की करेंगे। ठीक है ना? तो यहां पर में वही चीज आ रही है, कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है तो कोई प्रोविजन नहीं बनेगी। ठीक है ना? यहां पर में बेटा बात ये आती है, एंटरप्राइज जो है कैन अवॉइड द फ्यूचर खर्चा बाइट फ्यूचर एक्शंस। हम बच सकते हैं ना, हमने क्या बोला था, जो चीज से बच नहीं सकते यहां बच सकते हो। आपने अगर एयरक्राफ्ट किसी और को बेच दिया तो जिम्मेवारी उसकी है, मेरी थोड़ी ना। तो वी कैन अवॉइड दिस एक्सपेंडिचर, वी कैन अवॉइड दिस एक्सपेंडिचर बाय सेलिंग द लाइक। तो यहाँ पे ऑब्लिगेशन किसकी राइज हो सकती है? फाइन पेनल्टी की राइज हो सकती है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर्स। 3 साल के बाद जाके फाइन पेनल्टी लग सकता है। तो आपकी प्रोविजन जो बनेगी किसकी बनेगी? बेस्ट एस्टिमेट ऑफ फाइन पेनल्टी, अगर एयरलाइन कंटिन्यू करता है फॉर मोर देन 3 ईयर्स। अगर 3 साल से ज्यादा आप चला रहे हो एयरक्राफ्ट को, तो उस केस के अंदर में जो आपकी प्रोविजन बनाई जाएगी बेटा, किसकी बनाई जाएगी? फाइन पेनल्टी की प्रोविजन बनाई जाएगी, फाइन पेनल्टी की प्रोविजन बनाई जाएगी। ठीक है जी? तो यहां पर में जो प्रोविजन बनाई जाएगी किसकी बनाई जाएगी? मैं फिर से बोल रहा हूं, फाइन और पेनल्टी की बनाई जाएगी अगर 3 साल से ज्यादा आपने ऑपरेट किया, जस्ट लाइक दिस स्मोक फिल्टर वाला क्वेश्चन जो था। ठीक है ना? ऐसा ही बेसिकली बिल्कुल फिफ्थ क्वेश्चन है, मतलब उसमें वो बस इतनी सी बात आ रही है, वहां कानून ने लिखा है, वो बोलेगा कानून नहीं है, बस इतनी सी बात है, रीजन वही है। तो वो फ्यूचर हो गया, पास्ट इवेंट की बात नहीं, फ्यूचर ऑब्लिगेशन है। कहता है फर्नेस, फर्नेस मतलब वो भट्टी जो होती है, फर्नेस मतलब जो भट्टी होती है, हैज अ लाइनिंग। तो जो भट्टी होती है ना उसमें एक लाइनिंग लगी होती है, वो व्हाइट कलर वगैरह की काइंड ऑफ, जिसमें एक, जिससे वो एक उनका एक अलग सिस्टम होता है, जिससे वो तापमान बना रहता है, वो सारी चीजें होती है। तो उसकी एक लाइनिंग होती है जिससे रिप्लेस करना पड़ता है हर 5 साल में, टेक्निकल रीजन की वजह से। कहते हैं बैलेंस शीट डेट पे लाइनिंग को अभी 3 साल हो चुके हैं। ठीक है ना?
तो यहां पर मैं, ध्यान से मेरी बात को समझ से जाए, यहां पर मैं, हाँ बेटा सिमरन दिमन बेटा वही तो बात बोली ना, खर्चा जब होगा हम तब रिकॉर्ड करेंगे ना एक प्रकार से। आज मैं प्रोविजन नहीं बनाऊंगा ना, क्योंकि मैं उससे बच सकता हूं। ठीक है ना। अभी यहां पर मैं क्या आ रहा है, वो क्या बोल रहा है, फर्नेस की क्या है बेटा, ये जो भी ये वाली बात आ रही है ना, 5 साल के अंदर एक बार करना है, स्मोक फिल्टर लगाना है, मैंने तभी लिख दिया। इनमें जो प्रोविजन बनेगी भी वो किसकी बनेगी, फाइन पेनल्टी की बनेगी, अगर उतना समय निकल गया, सिंपल। ये सिमिलर टू वो स्मोक फिल्टर था, मैंने लिख दिया, और ये भी इसकी जैसा ही है, 5 और 6 सेम जैसा है। ठीक है। तो हमने क्या बोला, फर्नेस की लाइनिंग है जिसे रिप्लेस करना होता है आपके पास हर 5 साल में। वो कहते हैं बैलेंस शीट डेट पे, बैलेंस शीट डेट पे वो लाइनिंग जो है यूज में 3 साल हो चुके हैं। कहता है कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं जो कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग द लाइनिंग है, जो खर्चा लगेगा वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, बिकॉज बैलेंस शीट डेट पे कोई ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है ना, कोई ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट नहीं कर रही। इवन द इंटेंशन टू इंकर द एक्सपेंडिचर डिपेंड्स ऑन द कंपनी डिसाइडिंग टू कंटिन्यू ऑपरेटिंग द फर्नेस और रिप्लेस द लाइनिंग। भैया आप फ्यूचर खर्चा है, क्या इससे बच सकते हो? यस बच सकता हूं। मैं अगर बंद कर दूंगा, मैं अगर किसी और को बेच दूंगा, जैसे अगले में लिखा था, तो ऑब्वियसली आपके पास में, हमने क्या बोला था बेटा, ऐसा जिम्मा जिससे आप अनअवॉइडेबल है, जिसे आप बच नहीं सकते, जिसका कोई रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव नहीं है, हम उसकी प्रोविजन बनाने की बात करते हैं। दिस अ फ्यूचर ऑब्लिगेशन, तो जब बारी आएगी मैं उसकी प्रोविजन तब बनाऊंगा ना, मैं तब खर्चा किताब में रिकॉर्ड करूंगा, मैं अभी क्यों करूंगा, मैं क्यों कराऊंगा? ठीक है ना। तो वो बात आ गई। तो अल्टीमेटली यहां पर मैं क्या है, जब मैं काम करवाऊंगा उसका, जब मैं काम करवाऊंगा तब मैं करूंगा ना। बेटा फ्यूचर में आपके पास जो खर्चे होने क्या, उनके आज ही सारे रिकॉर्ड कर लूंगा। मैं कहता हूं मैं एम्प्लॉयज को सैलरी दूंगा अगले 5 साल, एम्प्लॉय रखा हुआ है, तो क्या मैं आज ही प्रोविजन बना दूंगा सारे एम्प्लॉयज की सैलरी की, जब काम होगा तब करूंगा? अरे कोई काम होगा तब करूंगा, खर्चा तो तब डालूंगा ना यार, मेरी बात समझो। फ्यूचर में हमने इतनी चीजें करनी है, ये थोड़ी ना मैं आज करूंगा, कोई पास्ट इवेंट नहीं है, उसकी कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मेरे पास नहीं है, कोई घटना थोड़ी ना हुई है जिसकी वजह से मैं अपने पास में उसको करूंगा। तो हमारे पास यहाँ उस चीज की नहीं बनेगी ना प्रोविजन। सेम वो एयरलाइन वाले में आ गया पॉइंट। एयरलाइन को ओवरऑलिंग का खर्चा कराना 3 साल के अंदर, चाहे कानूनी रिक्वायरमेंट है। अल्टीमेटली अगर मैं एयरलाइन को ठीक कराने भेज देता हूं, तो मैं खर्चा किताब में रिकॉर्ड करूंगा ना, मुझे पार्टी को पैसे देने पड़ेंगे, उसने ठीक कर दिया। मान लो मैंने एयरलाइन को ओवरऑल करा लिया, रिपेयर वाले को बुलाया, उसने ठीक कर दिया, प्लेन वगैरह जो उसकी खराबी थी सारी ठीक करी उसने, चेकिंग चुकिंग सब करी जो भी है। जब वो आके चेक कर जाएगा तो मुझे अब पैसा तो देने पड़ेंगे ना, तो ऑब्लिगेशन राइज हो जाएगी, तो मैं करूंगा, वरना थोड़ा ना करूंगा। दीक्षा बेटा बार बार ये बोल रहा हूँ, 5 साल के बाद भी कब होगा, जब आप लाइनिंग अल्टीमेटली रिप्लेस करवा लोगे, तब उसका खर्चा रिकॉर्ड करोगे ना। जब वो कार्य होगा तो उसके हम प्रोविजन बना देंगे। जब वो अगले में भी तो ये लिखा है 3 साल बाद भी, अगले में कानूनी रिक्वायरमेंट थी। स्मोक फिल्टर में भी क्या था, स्मोक फिल्टर में भी क्या था, स्मोक फिल्टर में भी ये था, हमने चाहे स्मोक फिल्टर नहीं लगाया, कानून आ गया, तो मैं उसकी प्रोविजन थोड़ा बनाऊंगा। मैंने कानून तोड़ा है, तो मैं प्रोविजन उसकी बनाऊंगा जो कानून तोड़ने पे मेरी जेब से पैसा जाएगा। यही एयरलाइन वाले में है, यही एयरलाइन वाले में है। ऊपर वाले में कोई कानूनी रिक्वायरमेंट नहीं लिखी। तो कानूनी रिक्वायरमेंट तो सिंपल से ही है कि कोई आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि आप इससे बच सकते हो, दिस इज अनअवॉइडेबल, दिस इज अनअवॉइडेबल। ठीक है ना। अगला क्या कहता है बेटा, अगला क्वेश्चन 11th पे आएंगे। अभी इसका सर ये पॉइंट बचा अभी, हाँ मैंने अभी फोर्थ नहीं पढ़ाया, फोर्थ अभी बाद में पढ़ाऊंगा, फोर्थ अभी पेंडिंग पॉइंट है, फोर्थ अभी बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है डोंट वरी। 11th पे आएंगे। 11th क्या कहता है, 11th क्वेश्चन कहता है, सन लिमिटेड ने एंटर करा एक सेल कॉन्ट्रैक्ट में 5 करोड़ रुपए का विद एक्स लिमिटेड। तो सन लिमिटेड का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ बेटा गुड्स को बेचने का, हमने एक सेल कॉन्ट्रैक्ट करा कि हम बेचेंगे तुम्हारे को, और 5 करोड़ का है असाइनमेंट, जो ऑर्डर हमारा फाइनल हुआ है, ठीक है ना, 19-20 फाइनेंशियल ईयर में। इस पे हमारा प्रॉफिट कितना होगा, 1 करोड़ का, मतलब मैं अल्टीमेटली 5 करोड़ में मैंने किसी के साथ ठेका कर लिया कि मैं तुम्हें गुड्स बेचूंगा, उसमें मेरे को मेरा एस्टिमेट है कि मेरा मुनाफा होगा कितने का, 1 करोड़ का। कहते हैं जो डिलीवरी ऑफ द गुड्स है वो कब होगी बेटा, पहले महीने में 20-21 के। कहता 20-21 फाइनेंशियल ईयर में। हो 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 हो, ला 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 ला।
कुछ दिक्कत है ही। रुक जाओ। लो, जो दिख रहा था मैंने वो भी हटा दिया। जो दिख रहा था मैंने वो भी हटा दिया। ये रख लेते हैं। चलो, इससे कर लेते काम। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, एक ऑप्शन नहीं है। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। चलो भाई, आप भी गायब मत होना, प्रोविजन बना दो इसकी। ओ माय गॉड सर, हम प्रैक्टिकली ये इसको लगा रहे हैं, आपका लैपटॉप खराब हो रहा है। बिल्कुल। तो क्या हो गया? तेजस बेटा, उसके बारे में मैंने सेशन के स्टार्टिंग में बताया था, नेक्स्ट वीक के बाद से आपके आने चालू हो जाएंगे। उसका प्लानर भी डल जाएगा, मेरे टीम से बात होगी है, कल परसों तक प्लानर आप लोगों के पास दिख जाएगा। ठीक है ना? चलो। वो ऐसे थोड़ी ना प्रोविजन बन जाएगी, ऐसे नालायक बच्चे हैं। चलो भाई, हम बात कर रहे थे एक सेल कॉन्ट्रैक्ट की। हमने क्या किया, एक सेल कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा 5 करोड़ का विद एक्स लिमिटेड। प्रॉफिट कितना है उसमें, हमें होगा 1 करोड़ का। कहता है हमने जो गुड्स बेचने हैं बेसिकली, वो हमने कब देने हैं, डिलीवरी ऑफ जो गुड्स है, डिलीवरी ऑफ जो गुड्स है वो कब होगा बेटा, 20-21 में, 20-21 के आपके पास पहले महीने में, मतलब अप्रैल में देने हमने, एक तरीके से अप्रैल में गुड्स देने हमने। कहता है इन केस ऑफ फेलियर, कहता है अगर फेलियर ऑफ सन लिमिटेड रहा, मतलब कि अगर सन लिमिटेड जो है, सन लिमिटेड ने अगर गुड्स नहीं बेच दिए, टू डिलीवर द गुड्स विद इन द शेड्यूल, अगर हमने गुड्स नहीं दिए तो 1.5 करोड़ की कंपनसेशन मुझे देनी पड़ेगी। ओ माय गॉड बेटा, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे ही होते हैं, माल नहीं दिया ना टाइम सिर तो तुम्हें कंपनसेशन पेनल्टी देनी पड़ जाएगी तुम्हारे को 1.5 करोड़ की। ठीक है, हाँ, माल टाइम पे नहीं दिया तो। सन लिमिटेड प्लान टू मैन्युफैक्चर द गुड्स ड्यूरिंग द लास्ट मंथ ऑफ 19-20 फाइनेंशियल। ओ माय गॉड, सन लिमिटेड तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा निकला। सन लिमिटेड बिल्कुल तुम्हारे जैसा निकला, पूरा समय पड़ा था, कुछ नहीं किया, पेपर का आखिरी महीना आ गया, अब पढ़ना चालू कर देते हैं। पेपर का आखिरी महीना आ जाता है तब पढ़ना चालू करते हैं। वैसे ही सन लिमिटेड ने किया, कह रहा है अगले महीने गुड्स देने हैं, मार्च आ गया, अभी तक तो कुछ पढ़ाई नहीं करी, अभी तक कुछ किया नहीं, अब बनाना शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, मार्च में जाके सोचा कि बनाते हैं, गुड्स देने अगले महीने, मार्च में जाके सोच रहे कि चलो बना लेते हैं। और बैलेंस शीट डेट पे गुड्स अभी तक बने ही नहीं है। ओ, गुड्स अभी तक बने नहीं, और ऑब्वियसली अनलाइकली है कि दे विल बी इन पोजीशन टू मीट द कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, तो जो उनके ऊपर जिम्मा आ रहा है वो उसको पूरा नहीं कर पाएंगे, मतलब वो टाइम सिर गुड्स नहीं दे पाएंगे। तो मुझे बताओ कि क्या उन्हें प्रोविजन बनानी चाहिए इस कंटीजेंसी की कि नहीं बनानी चाहिए? सर बनानी चाहिए, उन्हें प्रोविजन बनानी पड़ेगी, क्योंकि उनके ऊपर पेनल्टी लगेगी 1.5 करोड़ की। क्या लगेगी? 1.5 करोड़ की पेनल्टी लगेगी, क्योंकि वो कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाएंगे अपनी, तो बच थोड़ा ना पाएंगे, 1.5 करोड़ की पेनल्टी लगेगी उनके ऊपर। भाई गुड्स बना देता तो फिर पेनल्टी नहीं लगती, अब तो गुड्स नहीं बनाए तो जेब से पैसा जाएगा, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में मैं प्रतिबंध हूं, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में हमारे पास पेनल्टी लगेगी अगर हमने पूरा नहीं किया। ठीक है ना? तो यहां पहले परिभाषा ही लिखी है कि व्हेन एन एंटरप्राइज हैज द प्रेजेंट ऑब्लिगेशन रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, जिसमें आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा, रिलायबल एस्टिमेट कर सकते हो तो ऑब्लिगेशन आपके प्रोविजन बनेगी। तो ये तो कहानी सुना दी बस। ठीक है ना? अब क्या कह रहा है, ऑब्लिगेशन है कि गुड्स को डिलीवर करना टाइम पे एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, और ये प्रोबेबल है कि दे विल बी फेल टू डिलीवर द गुड विद इन द टाइम, एंड एस्टिमेट भी कर सकते हैं, तो प्रोविजन बनाई जाएगी कितने की, 1.5 करोड़ की।
प्रोविजन बनाई जाएगी 1.5 करोड़ की, ठीक है ना, क्योंकि अब हम नहीं कर पाएंगे ना काम पूरा। अगर हमारे गुड्स बनकर तैयार हो जाते और मुझे यह होता कि मैं गुड्स बना दूंगा, तो फिर मैं कोई प्रोविजन ना बनाता। बेटा जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया तब थोड़ा ना होगा, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया तब तो मैं लग रहा है ना कि मैं सप्लाई कर दूंगा। मनस्वी बेटा वो तो ईयर एंड पे लग रहा है। तुम किसी के साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करोगे क्या कि जब तुम्हें पता है कि तुम अपने पास में कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर पाओगे? जब लगेगा कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाओगे, पेनल्टी लगेगी तभी करोगे ना। ईयर एंड तक गुड्स बनाने नहीं चालू किए तो पता है अगले महीने कहां कर दूंगा, तो अब प्रोविजन बनेगी ना। कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन एंटर किया उस दिन थोड़ा ना बनाऊंगा। बेटा उस दिन तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, कॉन्ट्रैक्ट किया ही क्यों एंटर, पेनल्टी देने के लिए किया है। कॉन्ट्रैक्ट किस लिए किया था कि मुनाफा कमाऊंगा 1 करोड़ का, यहाँ फटका पड़ने वाला है 1.5 करोड़ का, क्योंकि गुड्स नहीं बनाए। तो जब लग रहा है फटका पड़ेगा तभी बनाऊंगा ना प्रोविजन हम, तो साल के अंत में लग रहा है वो। चलो, अब एक और सवाल पूछा उसने, एक और सवाल पूछा, कहता है शुड प्रोविजन बी मेजर्ड एज एक्सेस ऑफ कंपनसेशन टू बी पेड ओवर द प्रॉफिट। बेटा ऐसा कभी होता ही नहीं। वो कह रहा है एक काम करो, 1.5 करोड़ की प्रोविजन बनाने की बात तो आ गई, पर ऐसे हमें 1 करोड़ का मुनाफा भी तो होगा, तो ऐसा करता हूँ 0.5 की बना देता हूँ। 1 करोड़ का मुनाफा होगा तो मैं एक काम ये करता हूँ, एक काम ये करता हूँ कि आपके पास में 0.5 करोड़ जो है, 0.5 करोड़ जो है वो अल्टीमेटली मेरे पास, बात समझो, मैं 0.5 करोड़ की बनाता हूँ, क्योंकि 1 करोड़ का तो मुझे मुनाफा भी हो जाएगा ना। तो बेटा प्रॉफिट तो तब होगा ना जब गुड्स बेचोगे, जब एक्रू होगा। प्रॉफिट तो एक्रू नहीं हुआ, प्रॉफिट तो कब एक्रू होगा, जब गुड्स बेचोगे। गुड्स बेचे तो है ही नहीं, तो प्रोविजन तो 1.5 करोड़ की बनेगी। माल नहीं बना तभी तो फटका पड़ेगा, तो प्रोविजन तो उसी की बनाओगे ना जो अनअवॉइडेबल है। तो आपके पास में प्रोविजन शुड नॉट बी मेजर्ड एज एक्सेस ऑफ कंपनसेशन टू पेड ओवर द प्रॉफिट, गुड्स बने ही नहीं है तो प्रॉफिट अक्रू कहां से होएगा। तो प्रोविजन आपकी पूरे 1.5 करोड़ की बनाई जाएगी, प्रोविजन तो पूरे 1.5 करोड़ की बनाई जाएगी। ये थोड़ा ना बोलोगे कि आप 0.5 करोड़ की बनाओगे, आप 1 करोड़ प्रॉफिट है मैं उसे माइनस कर देते हैं, भाई हमारे को इतने का फायदा होगा। दोनों में से एक हो रही है यार बात, ऐसे कैसे हो जाएगा। ये दोनों में से एक बात हो रही है ना, आप 1.5 करोड़ के अपने पास प्रोविजन बनाएंगे। 1 करोड़ का तो तब प्रॉफिट की बात आती है जब गुड्स बना के मैं बेच देता, तब 1 करोड़ का प्रॉफिट रिकॉर्ड करता। नहीं बनाए, नहीं बना पाऊंगा तभी तो प्रोविजन का छिटकाएगा। एंड रजा बेटा ऐसी बात करोगे, मैं सच में बता रहा हूँ बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अगर आप ये बोलेंगे कि ऑपरेटिंग फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस थोड़ी ना। कंजर्वेटिज्म प्रूडेंस यही तो बोलता है आने वाले नुकसान, पर जो उस नुकसान की होने की प्रोबेबिलिटी 50% ज्यादा है, वो मेरी ऑब्लिगेशन है जिससे मैं बच नहीं सकता, एस्टिमेट कर सकता हूँ तो प्रोविजन बनाना। तो यहाँ सारी कंडीशन पूरी होगी ना। फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस इज समथिंग एल्स, अगले साल धंधे में जो नुकसान होगा वो होता है फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस। वो था वो बात, वो मैंने लास्ट टाइम भी आपको समझाया था। फिर तो स्टैंडर्ड छोड़ो, फिर कहो प्रोविजन नामक कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तुम तो हर चीज को फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस के ही नाम दे दोगे। अच्छा जी, अब बेटा बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट वन मुझे आपको एक पॉइंट समझाना है। क्या मैं पॉइंट समझा लूँ? हाँ सर। तो मेरे साथ सभी बच्चे एक पॉइंट समझेंगे। वो पॉइंट क्या है जी? वो पॉइंट क्या है? पॉइंट आ रहा है बेटा हमारा रीइंबर्समेंट का। पॉइंट आ रहा है हमारा रीइंबर्समेंट का। तो व्हाट इज दिस पर्टिकुलर पॉइंट, लेट अस अंडरस्टैंड। यहां पर मैं मेरे प्यारे बच्चों एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेने जा रहा हूं। अब क्या हो गया, अब क्या हो गया। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ये आज बच्चों ने लगता है काला जादू किया है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ परेशानी हो रही है मेरे को।
वेच। ओ हो। आप मुझे 1 मिनट देंगे, मैं एक बार के लिए, मुझे अपना सिस्टम बंद करना पड़ेगा। 10 मिनट मुझे देना। चले मत जाना, 1 मिनट रुक जाना, मैं 1 सेकंड आ रहा हूँ। 1 मिनट में आ रहा हूँ, घबराइए मत। ऐसे ढंग से नहीं दिखेगा ना बेटा, रुक जाओ। आ जाओ भाई, आ जाओ। कुछ तो मैंने कर दिया है। देखो, मैंने कुछ जुगाड़ तो कर दिया है, जिससे क्लास तो चल जाएगी। बाकी मैं बाद में देख लूंगा। सम जुगाड़ हैज बीन डन। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हम बड़े जुगाड़ू बंदे हैं। कह रहा स्क्रीन ब्लैक है। अरे स्क्रीन ब्लैक कहाँ है, नॉर्मल है। कैसे बच्चे हैं, स्क्रीन ब्लैक है। चलो भाई, आ जाओ। फटाफट से समझते चलो बेटा। मेरा जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है एक छोटा सा रीइंबर्समेंट का लेके। नाउ, रीइंबर्समेंट का मतलब क्या होता है, जिसे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ में समझाना चाहता हूँ। नोट करने की जरूरत नहीं है, बड़ा बेसिक सा है।
बेटा कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, जो कंपनियां कार बनाती है आपके पास में, अलग अलग हमारे देश में कंपनी है कार वाली, ठीक है ना। आप कोई भी कंपनी के नाम ले सकते हैं, ठीक है ना। hyundai है, किया है, बहुत सारी कंपनीज है, एमजी है, चलो ठीक है ना। कुछ विदेशी कंपनीज भी है, चलो अलग बात है। अब आपके पास में क्या होता है बेटा, इन्होंने अलग अलग जगहों पे अपने क्या पॉइंट कर रखे होते हैं, डीलर्स। ये डीलर्स को जो है, जो सिटीज के अंदर में डीलर्स बैठे हैं, अब ये अल्टीमेटली क्या है, ये लोगों को कार बेचते हैं, कस्टमर को। और साथ में ये लोग क्या कहते हैं कि भाई ऐसा है, ऐसा है कि भाई हम आपको मान लीजिए 3 सर्विस फ्री देंगे। पहली 3 सर्विस आपको हम क्या देंगे, फ्री देंगे। तो गाड़ी आप लेके आओ, हम उसे ठीक कर देंगे, यही बोलते हैं वो लोग। तो 3 सर्विस फ्री दी जा रही है। अब ये जो 3 सर्विस फ्री दी जा रही है, ध्यान से सुनिए मेरे बात, ध्यान सुनते जाओ। ये जो सर्विस के समय खर्चा लगेगा वो किसका लगेगा, आप गाड़ी कहां लेके जाओगे, सर हम तो डीलर के पास लेके जाएंगे गाड़ी, गाड़ी तो हम डीलर के पास लेके जाएंगे, तो वो डीलर ठीक करके देगा ना हमारी गाड़ी को, रिपेयर करके देगा, 3 सर्विस फ्री है हमारी। पर मुझे बताओ ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी किसकी है, ये पॉलिसी किसकी है कि भाई अल्टीमेटली तुम कस्टमर्स को जो है 3 सर्विस फ्री दो। सर ये पॉलिसी तो कंपनी की है, वो तो कंपनी ने बोला है कि तुम भाई सेल इसी प्रकार से बढ़ेगी, और वो इनको क्या बोलती है डीलर्स को, ऐसा है तुम घबराओ मत, तुम्हारा जो खर्चा लगेगा ना रिपेयर का वो मैं तुम्हें दूंगा। कंपनी क्या बोलती है उनको, कंपनी कहते हैं तुम्हारा जो भी खर्चा लगेगा रिपेयर का तुम कस्टमर से मत चार्ज करना, कस्टमर से मत चार्ज करना, मैं तुम्हें दूं, कस्टमर को तो तुम फ्री सर्विस दो तभी तो प्रमोशन होगी। तो अल्टीमेटली क्या है, ये पॉलिसी किसकी है, पॉलिसी ऑफ फ्री सर्विस तो कंपनी की है। बाय कंपनी। अब सवाल ये उठ के आ रहा है, सवाल ये उठ के आ रहा है कि जब डीलर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा तो सबसे पहले क्या वो प्रोविजन बनाएगा रिपेयर कॉस्ट की, क्या वो प्रोविजन बनाएगा, द आंसर इज यस, क्योंकि वो इस बेस पे बनाएगा कि कितने लोगों के बेसिकली जो हमने बेचा है अल्टीमेटली उसके बेस पे जो रिपेयर का खर्चा लगना है हमारे पास आके, जो भी आपके पास वारंटी वगैरह हम दे रहे हैं तो उसके आपके खर्चे की प्रोविजन बन जाएगी एक बार के लिए, ठीक है ना। आपके पास में जो ड्यू होगा तो वो प्रोविजन बना रहे, बार के लिए जो खर्चे की आपकी प्रोविजन बना रही। कॉरस्पॉन्डिंगली कॉरस्पॉन्डिंगली मुझे बताओ, जैसे ही अगर उसका जो खर्चा लगेगा, जो खर्चा लगेगा, जो हम बोलते हैं ना वारंटी की आपने प्रोविजन बनाई, गारंटी की प्रोविजन बनाई, क्या जो भी खर्चा लगेगा उसका खर्चा मान लो 10,000 लगेगा, तो क्या उसे उतने के पीछे से कंपनी से रीइंबर्समेंट आ जाएगी, मतलब उसका खर्चा लगेगा रिपेयर पे आपके पास में, तो क्या कॉरस्पॉन्डिंगली उसे कंपनी से पीछे से रीइंबर्समेंट मिल जाएगी। यस, रीइंबर्समेंट क्या होता है, जो अपने आगे आज पैसे लग रहे हैं आपके उसके पीछे से भरपाई हो जाएगी। तो वो आपके पास प्रोविजन फॉर रिपेयर तो ए पैरा 14 के हिसाब से बना ही देगा, हॉवेवर साथ के साथ में रीइंबर्समेंट भी दिखाएगा। पर वो कहता है रीइंबर्समेंट जो आ रही है उसका अमाउंट कभी भी प्रोविजन से ज्यादा नहीं हो सकता। ऑब्वियस सी बात है, रीइंबर्समेंट क्या है, तुम्हारे खर्चे की मैं भरपाई करता हूं, उसमें मुनाफा थोड़ी ना होगा, उसमें मुनाफा नहीं होगा। तो अगर मैं प्रोविजन 10,000 की बना रहा हूं तो रीइंबर्समेंट का मैक्सिमम 10,000 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, हाँ कम जरूर हो सकता है। क्योंकि मान लो कंपनी क्या कहती है, भाई तुम्हारा जितना खर्चा लगेगा उसका मैं 80% ही दूंगी, तो रीइंबर्समेंट 80% होगा, रीइंबर्समेंट 80% ही रिकॉर्ड होगा, तो वो कम हो सकता है ज्यादा नहीं हो सकता, बिकॉज वो रीइंबर्समेंट है। मतलब वो बोला जा सकता है पॉलिसी में कि 20% तुम मीट करोगे, 80% हम दे देंगे, तो हम 80% रीइंबर्समेंट रिकॉर्ड करेंगे। तो कहने का मतलब अगर प्रोविजन 10,000 बनेगी तो ये 10 भी हो सकता है या 8 भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब बात आती है इसकी प्रेजेंटेशन की। तो बेटा डीलर जो अपना पीएनएल बनाएगा तो हमें स्टैंडर्ड बोलता है कि वो प्रोविजन बनाएगा और रीइंबर्समेंट को यहीं से माइनस करके दिखा देगा। तो पीएनएल में नेट इफेक्ट आपका एक तरीके से अगर रीइंबर्समेंट 100% तो जीरो ही हो गया, भाई 10 की प्रोविजन नहीं, 10 तो मिल ही जाने पीछे से वापसी, तो ऑब्वियसली हमारा इफेक्ट नील हो गया, हमारा इफेक्ट नील हो गया। हाँ, वो कहता है स्टैंडर्ड हमें कि जो आप बैलेंस शीट बनाओगे
क्योंकि ये दो अलग अलग व्यक्तियों के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करता है। तो आपके पास में जो बैलेंस शीट है वहां पे प्रोविजन और रीइंबर्समेंट दोनों सेपरेटली दिखाएंगे, क्योंकि प्रोविजन इस चीज की है कि जो रिपेयर का खर्चा लगेगा, ठीक है, प्रोविजन इस चीज की है कि जो हमारा खर्चा लगेगा, एक प्रकार से समझो मेरी बात को, वो उस चीज के लिए जो पैसा जेब से जाएगा, रीइंबर्समेंट है जो कंपनी ने पैसा वापस देना, ठीक है ना। तो वो इसका स्टैंडर्ड का ये क्यों कारण है कहने का, वो कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए ना, आप मैचिंग कॉन्सेप्ट लगाओ, आप प्रोविजन बना रहे हो उस खर्चे की जो आपकी जेब से आने वाले समय में होगा, रीइंबर्समेंट भी आपको तभी मिलेगी, आप समझो, रीइंबर्समेंट भी आपको तभी मिलेगी, बट आप अगर आप प्रोविजन इस साल डालोगे, रीइंबर्समेंट की इनकम अगले साल दिखाओगे, तो मैचिंग नहीं हुई ना, क्योंकि जब पता ही है कि आपकी जेब से जब पैसा जाएगा पीछे से भरपाई हो जाएगी, तब साथ ही रिकॉर्ड करो ना यार। जब इस चीज का पता ही है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि तुम जैसे ही आगे खर्चा करोगे और तुम्हें पीछे से भरपाई कर दी जाएगी, तो उस केस के अंदर में आप साथ की साथ ही दिखाओगे। ये तो मैंने बेटा बोला ही है ललिता बेटा, कि ऐसा हो सकता है कि प्रोविजन 10,000 की हो, रीइंबर्समेंट 8,000 की हो, तो नेट में मेरे पीएल में इफेक्ट कितने का आया, 2 का है ना। पर ये नहीं होगा, वो कह रहा है कि रीइंबर्समेंट का अमाउंट ज्यादा होगा, रीइंबर्समेंट का अमाउंट बराबर हो सकता है, कम हो सकता है, रीइंबर्समेंट है तो वो उससे ज्यादा नहीं होगा, आप रीइंबर्स कर रहे हो, रीइंबर्स का मतलब क्या है, जो पहले ने खर्चा किया उसकी द्वारा से उसे भरपाई कर दी जाएगी, तो वो कम जरूर हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता, जैसे मैंने एग्जांपल लिया। वो कह रहा है साथ के साथ इसलिए दिखाओ ताकि इंपैक्ट जो है वो मैचिंग हो जाए, नहीं तो अलग अलग सालों में जाएगा वो गलत हो जाएगा। ये डीलर की बुक्स की बात हो रही है बेटा, बुक्स ऑफ डीलर ही है, डीलर के एंगल में हो रही है ना ये बात जो भी हो रही है। ये किसके बारे में बात हुई है, डीलर के एंगल में बात हुई है, जो भी हमने बात करी है डीलर के एंगल में बात करी है, सिंपल सी बात है, ये डीलर की बात हो रही है, ठीक है ना। तो हमारे पास स्टैंडर्ड क्या बोलता है, ध्यान सुनो, स्टैंडर्ड कहता है एक बार वर्डिंग पढ़ लेते हैं। वो कहता है जब सम, मतलब सम का मतलब कुछ या सारे का सारा, मैंने बोला ना 80% या 100% ऑफ द एक्सपेंडिचर विच इज रिक्वायर्ड टू सेटल अ प्रोविजन, जो भी आपका खर्चा लगेगा, चाहे पूरा चाहे कुछ खर्चा, इज एक्सपेक्टेड टू बी रीइंबर्स बाय अनदर पार्टी, अगर उस खर्चे की रीइंबर्समेंट कोई और कर देगा, जो आपकी जेब से पैसा जाएगा अगर उसकी भरपाई रीइंबर्स कोई और कर देगा, किसी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है जैसे आपके पास होता है, भाई आपका नुकसान होना है, आप लॉस बाय फायर हो रहा है, कोई चोरी है, आप नुकसान कर, पर आपके पास पता है आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखे, तो इंश्योरेंस कंपनी भरपाई कर देगी ना, है ना। इंडेमनिटी क्लॉज है, सप्लायर की वारंटी है, जैसे मैंने बात करी, तो रीइंबर्समेंट जो है should be recognized when and only when it is virtually certain कि reimbursement will be received, अगर एंटरप्राइज ऑब्लिगेशन सेटल कर दिया, अगर कॉन्ट्रैक्ट में बात पक्की पक्की लिखी है, तुक्का नहीं है, पक्की पक्की बात लिखी है कि अगर तुम्हारी जेब से पैसा जाएगा तो मैं तुम्हें अपने पास उस पैसे की भरपाई कर दूंगा, क्योंकि कमाई की बात हो रही है, आप अपने खर्चे को नेट करके दिखा रहे हो, आप इनकम रिकॉर्ड करने के एक तरीके से, इनकम में नहीं बोलूंगा, खर्चे को कम करके दिखाने की बात कर रहे हो, तो आप इसे तभी करोगे जब पक्का ही पक्का है कि दूसरी पार्टी पैसे की भरपाई कर देगी, एंड इट इज ओनली कि आप अभी इसलिए दिखाने की बात कर रहा हूं ताकि आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो हो सके, ठीक है ना। कह रहे रीइंबर्समेंट रिकॉग्नाइज शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ द प्रोविजन, जो मैंने बोला रीइंबर्समेंट का अमाउंट प्रोविजन से ज्यादा नहीं हो सकता। बैलेंस शीट में रीइंबर्समेंट को कैसे दिखाया जाएगा, सेपरेट एसेट के तौर पे, बैलेंस शीट में सेपरेट एसेट की तरफ से होगा, और पीएनएल के अंदर में क्या होगा, इट मे बी प्रेजेंटेड नेट ऑफ द अमाउंट रिकॉग्नाइज, वो वर्ड मे बी है, तो मे बी का मतलब है अलग अलग दिखाना, अलग कर दो, बट बेटर यही है आप नेट करके दिखाओ। तो पीएनएल में नेट करके दिखाना है, बैलेंस शीट में सेपरेटली दिखाना है, पीएनएल में नेट करके दिखाना है, बैलेंस शीट में सेपरेटली दिखाना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है ना। तो वही चीज यहां पे आ रही है कि पीएनएल के अंदर में टू प्रोविजन माइनस रीइंबर्समेंट, और जो बैलेंस शीट है उसमें सेपरेटली आ गया, रीइंबर्समेंट अलग से एसेट साइड पे और प्रोविजन अलग से। पर मुझे सभी बच्चे ये बताएंगे, क्या कंपनी ये बोल सकती थी, क्या डीलर ये बात कह सकता है, डीलर ये बात कह सकता है कि अगर मुझे भरपाई हो ही जानी है
क्या ये डीलर बात बोल सकता है कि अगर मुझे भरपाई हो ही जानी है तो मैं प्रोविजन नहीं बनाता? क्या मैंने कहीं पे भी ये बात बोली? हाँ हनी सोलंकी बेटा, ऑब्वियसली। सही बच्चे मुझे बताओ, क्या कंपनी ये बोल सकती है कि मैं प्रोविजन ही नहीं बनाती क्योंकि भरपाई तो हो ही जाएगी? ये मैंने कहीं नहीं बोला। प्रोविजन तो अगर पैरा 14 की कंडीशन पूरी हो रही है तो बनाएगी, डीलर बनाएगा। हाँ, अगर ये वर्चुअली सर्टेन है कि उसकी आपको भरपाई कर दी जाएगी, अगर उसके आपके पास पता है कि आपके पास में भरपाई कर दी जाएगी, तो आप साथ में बेटा अपने पास रीइंबर्समेंट भी दिखाएंगे ना। आप, मैंने ये कहीं नहीं कहा कि आप प्रोविजन ही नहीं बनाएंगे, मैंने ये नहीं कहा कि आप प्रोविजन ही नहीं बनाएंगे चाहे 100% रीइंबर्समेंट क्यों ना होनी हो। प्रोविजन तो बनेगी, साथ में रीइंबर्समेंट भी आ जाएगा, और बैलेंस शीट में सेपरेट दिखाएंगे, पीएल में नेट करके दिखा सकते हैं। इसी बात को लेके मेरा क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है रीइंबर्समेंट के पॉइंट को लेके, आसान आसान से रीइंबर्समेंट को लेके आपके पास जो है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। कहता है, यही बात है जो मैंने अभी आपसे पूछी थी, जो मैंने आपसे पूछा था वही है। कहता है कंपनी ने प्रोविजन ही नहीं बनाई वारंटी की इन रिस्पेक्ट ऑफ कुछ गुड्स को लेके, कंसिडरिंग दैट द कंपनी कैन क्लेम द वारंटी कॉस्ट फ्रॉम द ओरिजिनल सप्लायर। वही बात होगी, कंपनी कहती है मैं प्रोविजन नहीं बनाती भाई, वारंटी जो मैंने दे रखी है आगे कस्टमर्स को, क्यों? क्योंकि मेरे को तो पीछे ओरिजिनल मेन सप्लायर से, ओरिजिनल कंपनी से भरपाई हो जाएगी ना उसकी, तो वहां से रीइंबर्समेंट हो जाएगी। तो मैं अपनी प्रोविजन जो मैं वारंटी की नहीं बनाती क्योंकि मुझे तो पीछे से रीइंबर्समेंट हो ही जाएगा। हेंस द अकाउंटेंट कहता है कि कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं है वारंटी की पर्टिकुलर डेट पे, एज दी अमाउंट की तो रीइंबर्समेंट हो जाएगी। तो कमेंट करिए कि जो ट्रीटमेंट कंपनी ने किया, कंपनी ने हमेशा की तरह गलत ही किया, कंपनी ने गलत ही किया। तो कंपनी ने क्या किया? गलत किया हमेशा की तरह। सिंपल सी बात है, कंपनी तो गलत ही करती है। क्यों? आपने बस इसमें कहानी सुनानी, रीइंबर्समेंट की प्रोविजन की सब बातें वही लिखनी है बस, और कुछ नहीं है। तो पहले पैराग्राफ में वही लिखा, रीइंबर्समेंट की परिभाषा लिखी बस। जब कुछ या ऑल ऑफ दी खर्चा जो है सेटल अ प्रोविजन एक्सपेक्टेड टू बी रीइंबर्स बाय अनदर पार्टी, जब कुछ या सारे का सारा खर्चा कोई दूसरी पार्टी रीइंबर्स कर देगी तो रीइंबर्समेंट को रिकॉग्नाइज करेंगे व्हेन एंड ओनली व्हेन इट इज वर्चुअली सर्टेन की रीइंबर्समेंट मिल जाएगी इफ द एंटरप्राइज सेटल्स द ऑब्लिगेशन। ठीक है ना? और द रीइंबर्समेंट को सेपरेट एसेट मानते हैं, अमाउंट जो रिकॉग्नाइज होता है वो प्रोविजन से ज्यादा नहीं हो सकता। यही बातें लिखी हुई है। ठीक है, अपरेंट है कि कंपनी ने प्रोविजन नहीं बनाई है आपके पास में, कंसीडरिंग की कंपनी को क्या मिल जाएगी? वारंटी कॉस्ट मिल जाएगी। तो प्रोविजन तो आपके पास बनाई जाएगी, होएवर जो रीइंबर्समेंट है उसे सेपरेट एसेट के तौर पे दिखाया जाएगा, रादर देन कि आप ना दिखाओ। ठीक है ना? रादर देन कि आप ना दिखाओ। ठीक है ना? तो यहां पर मैं अकॉर्डिंगली व्यू किया गया कि जो ट्रीटमेंट कंपनी के हमेशा की तरह क्या है, अरे भैया गलत है गलत है गलत है। तो कंपनी ने क्या किया? हमेशा की तरह गलत ही किया। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? हाँ जी सर, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलो अगले पे आओ, अगले पे आइए भैया, अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन क्या है? कहता है, कहता है मैसर शिशिर लिमिटेड एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो कंसल्टेंसी और इंजीनियरिंग सर्विस देती है अपने क्लाइंट्स को। तो एक कंपनी है आपके पास में जिसका काम है कंसल्टेंसी सर्विसेज देने का, जो होते हैं ना केपीओ बीपीओ टाइप, वैसे आपके पास कंसल्टेंसी का काम है इनका अपने क्लाइंट्स को। 19-20 में गवर्नमेंट ने कमीशन सेटअप करी टू डिसाइड अबाउट द पे रिवीजन। तो गवर्नमेंट ने एक बेसिकली कमीशन बिठाई, कमेटी बिठाई कि हम इंप्लॉयज़ वगैरह की जो है तनख्वाह वगैरह बढ़ाएंगे, पे रिवीजन उनको देंगे। पे को रिवाइज किया जाएगा रिट्रोस्पेक्टिवली 3-4 साल पहले से। तो हम रिट्रोस्पेक्टिवली इंप्लॉयज़ की सैलरी को बढ़ाने की एक बार चर्चा कर रहे हैं, जैसे आपको सुनने को मिलता है 5th पे कमीशन, 6th पे कमीशन, ऐसे आपके पास। बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन कंपनी ने प्रोविजन बना दी 1250 लाख की फॉर द पे रिवीजन इन द फाइनेंशियल ईयर 19-20 ऑन द एस्टिमेटेड बेसिस एज द रिपोर्ट इज येट टू कम। कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने कहा कि भाई अब ऐसा हो सकता है, बातचीत चल रही है और हमें पूरा विश्वास है कि अल्टीमेटली रिकमेंडेशन यही आएगी कि आपको इंप्लॉयज को पैसा देना पड़ेगा जो एक्स्ट्रा तनख्वाह है। तो आपने उसकी प्रोविजन आज बना दी एस्टिमेट के बेस पे कंपनी ने कि इतना पैसा हमें अपने इंप्लॉयज को देना पड़ेगा क्योंकि सैलरी बढ़ाई जाएगी रिट्रोस्पेक्टिवली, तो इतना हमारी जेब से पैसा जाएगा, तो हमने प्रोविजन बना दी। कहते हैं एज पर दी जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारे क्लाइंट्स के साथ वो कॉस्ट प्लस जॉब है। कहते हैं जो हम जिन क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं, हमारा काम तो कंसल्टेंसी देना है ना, तो हम आगे क्लाइंटों का काम कर रहे हैं, उन क्लाइंटों के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट है ना। आपको याद होगा जैसे हम AS7 में पढ़ते थे, दो प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होते थे, एक फिक्स प्राइस विद एस्केलेशन और विदाउट एस्केलेशन, एक होता है कॉस्ट प्लस। कॉस्ट प्लस मतलब जितना एक्चुअल खर्चा लेगा मैं प्रॉफिट चार्ज कर दूंगा। खर्चे में कॉस्ट प्लस प्रॉफिट आपका कॉन्ट्रैक्ट होता था।
तो मेरे जो मैं क्लाइंटों का काम करता हूं वो कॉस्ट प्लस जॉब है, मतलब कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट है कि मेरा जो एक्चुअल खर्चा है जो मैं अपने एम्प्लॉय को दे रहा हूं एक्चुअल में तनख्वाह उसे दे रहा हूं, आपके लिए काम कर रहा है, प्लस मैं अपना प्रॉफिट ऐड कर दूंगा, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्लस है। बिलिंग इज डन ऑन द एक्चुअल पेमेंट मेड टू द एम्प्लॉइज एंड एलोकेटेड टू द जॉब्स। तो हम बिलिंग कैसे करते हैं, जो मैं अपने एम्प्लॉय को एक्चुअली में पैसा दे रहा हूं तनख्वाह के प्लस अपना जो प्रॉफिट वगैरह ऐड करके। कंपनी ने नोट्स में डिस्क्लोज किया कि सैलरी बेनिफिट्स में प्रोविजन जुड़ी हुई है 1250 लाख की पे रिविजन की। जो कस्टमर से आना है पैसा रीइंबर्सेबल जॉब से वो बिल करेंगे एज पर दी कॉन्ट्रैक्ट जब एक्चुअल पेमेंट करी जाएगी। पर हम जो बिलिंग करेंगे अपने पीछे क्लाइंट्स को वो तब करेंगे जब एक्चुअल में जेब से पैसा जाएगा। आज मैंने सैलरी की प्रोविजन बना दी, पर जो मैं क्लाइंट से पैसा लूंगा वो मैं कह रहा हूं मैं तब रिकॉर्ड करूंगा जब मैं उन्हें एक्चुअल बिलिंग करूंगा, और वो तब करूंगा जब मेरी जेब से पैसा जाएगा। जब मेरी जेब से पैसा जाएगा, जब मैं एक्चुअल में पैसा उनको सैलरी का दूंगा। ठीक है। अकाउंटेंट को पैसा लगता है, देखो अकाउंटेंट यहाँ थोड़ा समझदार है, वो कोविड वाला अकाउंटेंट नहीं है, तुमने लिखा था लॉकडाउन वाला, ऐसा नहीं है, कुछ कुछ ठीक लग रहा है। अकाउंटेंट को लगता है कंपनी को रिकॉग्नाइज करनी चाहिए इनकम भी 1250 लाख की पीएल में एज पर टर्म, अदरवाइज वो वायलेशन हो जाएगी मैचिंग कॉन्सेप्ट की और प्रॉफिट आपका अंडरस्टेट हो जाएगा। ऑन हिज ओपिनियन, कमेंट ऑन हिज ओपिनियन। तो अकाउंटेंट को लगता है नहीं नहीं इनकम दिखाओ, अगर इनकम नहीं दिखाओगे ऐसे तो तुम्हारे मैचिंग कॉन्सेप्ट वायलेट हो गया, तुम खर्चा डाल रहे हो कॉरस्पॉन्डिंग नहीं दिखा रहे, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो खर्चा खर्चा डालने से सिर्फ प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो मुझे बताओ क्या आपको लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा अकाउंटेंट ने सही बात बोली? क्या तुम्हें भी लग रहा है कि अकाउंटेंट ने सही बात करी? तो सभी बच्चे मुझे जरा ये बताएंगे अकाउंटेंट सही लग रहा है कि गलत लग रहा है? यहाँ पे अकाउंटेंट सही लग रहा है कि गलत लग रहा है? कह रहे खर्चे की तो प्रोविजन ना दी जो तुम्हें एम्प्लॉइज को दे रहे हैं, तुमने रीइंबर्समेंट नहीं रिकॉर्ड करी, तुम्हें कह रहे वो अकाउंटेंट की रीइंबर्समेंट दिखाओ, इनकम दिखाओ। अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैचिंग नहीं होगी और आपके पास में अंडर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट होगा। तो लग तो सही रहा है, अभी आपने सिखाया रीइंबर्समेंट का टॉपिक तो बिल्कुल वही बात आ रही है, वर्चुअली सर्टेन है। पर आपको पता है मजे की बात, आपको मैं एक मजे की बात बताना चाहता हूं, हमेशा की तरह यहां पर भी हमने अकाउंटेंट को गलत ही साबित कर दिया है। तो सही तो है, अभी टॉपिक सिखाया उसी का तो पॉइंट है बेटा, हमने गलत पता किस बात पे किया उससे साबित। हमने बोला था पीएनएल में कैसे दिखाते हैं, पीएनएल में कैसे दिखाते हैं सर? आपने बोला था पीएनएल में हम अपने पास में माइनस करके दिखाते हैं, खर्चे में से माइनस करके दिखाते हैं। पीएनएल में हम खर्चे में से माइनस करके दिखाते हैं, जबकि वो कह रहा है कि उसे इनकम साइड पे दिखाओ। वो है हाँ, बस इसी बेस पे हमने उसको फिर गलत प्रूव कर दिया। हाँ ये बात उसकी सही है कि वायलेशन ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट है, अंडर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट है। अब बात समझो, पीएनएल मैंने क्या बताया था, नेट करके दिखाना है। तो हमारी जो पीएनएल में प्रेजेंटेशन आएगी वो क्या आएगी, टू प्रोविजन 1250 माइनस रीइंबर्समेंट 1250। दिस इज नॉट माई इनकम, दिस इज एक्चुअली माई रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। ये मेरी कमाई नहीं है, ये मेरे खर्चे की भरपाई है। दोनों बातों में फर्क हो गया ना, इसलिए उसने बोला इसे इनकम नहीं खर्चे में से लेस करके दिखाना। हाँ बैलेंस शीट में अलग अलग दिखा दोगे तो बैलेंस शीट में अलग अलग आ जाएगा। प्रोविजन सेपरेटली आगे 1250 की मान लो और रीइंबर्समेंट अलग से आ जाएगा 1250 का। ठीक है ना? तो यहां पर मैं वही बात हो रही है, तो हमने इसीलिए यहाँ पे बात बोली। अब देखो उसने पहले पैराग्राफ में तो वही रीइंबर्समेंट की परिभाषा ही लिखी है और कुछ नहीं लिखा। उसने ये लिखा है वेयर सम या ऑल ऑफ द एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू सेटल अ प्रोविजन एक्सपेक्टेड टू बी रीइंबर्स्ड बाय अनदर पार्टी, रीइंबर्समेंट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन एंड ओनली व्हेन इट इज वर्चुअली सर्टेन की रीइंबर्समेंट मिल जाएगी। बात वही लिखी है। ठीक है ना? तो हाँ मोहम्मद रजा यही तो बात लिखी है, सर्टेनिटी। तुम यार एक बात को पकड़ के रहते हो, वर्चुअली सर्टेन ही तो लिखा है कि रीइंबर्समेंट मिल जाएगी, हमारा कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा है। पीछे बोला नहीं था कि हमारा सप्लायर के साथ में वही है, ओरिजिनल सप्लायर के साथ, कि अगर तुम रिपेयर का खर्चा करोगे तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। पर मैं आज खर्चे की प्रोविजन बना रहा हूं उम्मीद पे, चाहे मुझे कमाई मिलेगी बाद में जब पैसा जेब से जाएगा। बट वो कह रहे हैं तुम अगर ऐसा करोगे कि आज सिर्फ खर्चा दिखाओगे और रीइंबर्समेंट अगले साल दिखाओगे तो मैचिंग नहीं हुई ना। वो कह रहे जब तुम्हें पता ही है कि पैसे मिल ही जाएंगे
कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है ना कि पता ये पैसे मिल जाएंगे। अब यहां भी तो यही है ना, जैसे एम्प्लॉय को तनख्वाह दूंगा पीछे क्लाइंट से ले लूंगा, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट कौन सा था, कॉस्ट प्लस। तो जब तुम्हें पता है कि पैसे जेब से जैसे ही जाएंगे तुम्हें पीछे से मिल जाएंगे पक्का ही पक्का, तो अगर आज तुम खर्चे की प्रोविजन बना रहे हो तो साथ की साथ ही रीइंबर्समेंट दिखाओ ना। यही तो पॉइंट है यार, सर्टेनिटी है तभी तो दिखा रहे हैं। शाम को भी बोलना पड़ रहा है गुड मॉर्निंग, सुबह तो बोलता ही था, आज तो लग रहा है शाम को ही बोलना पड़ रहा है गुड मॉर्निंग। कॉन्सेप्ट ही यही है। कह रहे तुम खर्चा उम्मीद पे डाल रहे हो, हाँ ये पक्की बात है कि खर्चा जब एक्चुअली पैसा जेब से जाएगा तो दूसरी पार्टी रीइंबर्समेंट के पैसे देगी, ठीक है। हम कह रहे हैं कि आज तुम खर्चा उम्मीद पे डाल रहे हो और अगर रीइंबर्समेंट अगले साल दिखाओगे तो मैचिंग नहीं हुई ना। अलग अलग सालों में होगा खर्चा, इस साल वो मिलना तो है पक्का है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, तो तुम रीइंबर्समेंट साथ ही दिखा दो ना, इससे सही हो जाएगा। क्योंकि उस खर्चे की भरपाई होनी ही होनी है, होनी ही होनी है, पक्का है, तभी तो हम कह रहे हैं। ओ समझ आई बात, मैं अपने आप से ही तो नहीं गल्ला कर रहा, तो मेरी बात भेजे में जा भी रही है जी, मेरी बात भेजे में जा भी रही है कि मैं अपने आप से ही बातें कर रहा हूं। सर समझ आ रहा है, सर समझ आ रहा है। हाँ, दिखने में क्या जाएगा, बोल देते समझ आ रहा है। हाँ, चलो। तो वहां पे बात यही है कि जब कुछ या सारे का सारा खर्चा जो प्रोविजन को सेटल करने के लिए अगर लगेगा उसकी अगर रीइंबर्समेंट हो जाएगी तो रीइंबर्समेंट भी रिकॉग्नाइज करिए। कब, अगर वर्चुअली सर्टेन है, अगर पक्का ही पक्का है कि रीइंबर्समेंट मिलेगी ही मिलेगी अगर आपकी जेब से जब पैसा जाएगा, ठीक है ना। रीइंबर्समेंट को एक सेपरेट एसेट मानते हैं, जो रीइंबर्समेंट का अमाउंट है कभी प्रोविजन से ज्यादा नहीं होगा, तो वही बात कह रहा है, ठीक है ना। तो बात यही लिखी है, अकॉर्डिंगली जो पोटेंशियल लॉस है उसे रिड्यूस कर दिया जाएगा बिकॉज लाइबिलिटी इज मैच बाय काउंटर क्लेम। अब आपकी जेब से पैसा जाएगा वो काउंटर क्लेम के दूसरे से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं वो यही बात बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ आपके पास में प्रोविजन इज डिटरमिन्ड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रोबेबल रिकवरी अंडर द क्लेम, ठीक है ना। इन दिस केस प्रोविजन ऑफ सैलरी टू एम्प्लॉइज जो है वो अल्टीमेटली कलेक्ट हो जाएंगे क्लाइंट से एज पर दी टर्म्स, देयरफॉर जो लाइबिलिटी है वो मैच है बाय काउंटर क्लेम फ्रॉम द क्लाइंट, वो रीइंबर्स के साथ आपको मैच करा जाएगा जो आएगा, ठीक है जी। और तो नेट चार्ज टू पीएनएल क्या होगा, नील होगा, जो ऊपर मैंने करके दिखाया। प्रहलाद बेटा यही तो बोला है इतनी देर से, पीएनएल में क्या होगा, प्रोविजन माइनस रीइंबर्समेंट करके होगा। तो ओपिनियन ऑफ दी जो अकाउंटेंट है, देखो हमने गलत साबित किया कि वो इनकम दिखाओगे, वो सही नहीं है, ठीक है ना। तो 1250 लाख रेवेन्यू नहीं है, वो सिर्फ रीइंबर्समेंट है, वो मेरी कमाई नहीं है, वो खर्चे की भरपाई है, वो खर्चे की रीइंबर्समेंट है, वो इनकम नहीं है, ठीक है ना। हाउएवर अकाउंटेंट इज करेक्ट टू द एक्सटेंट कि अगर वो नहीं करेंगे तो उससे प्रॉफिट कम हो जाएगा सिर्फ, क्योंकि ऑब्वियसली आप सिर्फ प्रॉफिट डालेंगे, ठीक है ना। तो वॉइड दिस इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल एक्सपेंस को हम नेट करके दिखा देंगे, ठीक है ना। बेटा हमें सिर्फ क्या लिखनी है, परिभाषा। परिभाषा क्या है, वही है कि व्हेन सम और ऑल ऑफ द एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू सेटल अ प्रोविजन एक्सपेक्टेड टू बी रीइंबर्स्ड बाय अनदर पार्टी, तो रीइंबर्समेंट को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, वर्चुअली सर्टेन है कि अगर मिल जाएगा, सेपरेटली एसेट साइड पे दिखाएंगे और पीएनएल में माइनस करके दिखाएंगे। इन दिस केस जो आपके पास प्रोविजन आ रही है उसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा कॉन्ट्रैक्ट है कि जिसकी रीइंबर्समेंट हो जाएगी। तो फाइनली हमारे पास कंक्लूजन ये है कि पीएल में नेट करके दिखाया जाएगा। तो आप ये सब बिल्कुल बना दीजिए अपने पास में और बैलेंस शीट में सेपरेटली दिखेगा, ठीक है ना। तो ओपिनियन ऑफ द अकाउंटेंट की रिकॉग्निशन ऑफ इनकम है वो करेक्ट नहीं है, वो गलत है। और जो उसने बोला अंडर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट वो सही बात है, क्योंकि ये इनकम नहीं है, ये रीइंबर्समेंट है, बस इतनी सी बात है। हनी बेटा वो तो ऑब्वियस सी बात है यार, बट अभी तो वर्चुअल सर्टेन ये पक्का ही पक्का है कि मिल जाएंगे, तभी तो दिखा रहे यार, वर्चुअली सर्टेन है कि पैसे मिल ही जाएंगे, ठीक है। चलो यहां तक बात क्लियर हुई, हाँ जी सर। बचे हैं 2 पॉइंट्स पर अभी 1 पॉइंट करा रहा हूं, बचे हैं 2 पॉइंट्स पर अभी 1 पॉइंट तो करा रहा हूं, चलो। हाँ जी, अगला बेटा मेरा पॉइंट जो है वो है रीस्ट्रक्चरिंग का, एक छोटा सा, इसको लेके कोई मतलब मेजर क्वेश्चन नहीं है,
बेटा वर्चुअली सर्टेन अफरीदी बेटा इज ऑलवेज विद द कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हुआ हुआ है जिसमें बात साफ लिखी हुई है तो वर्चुअली सर्टेन है ना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में तो प्रतिबंध हो गए ना, आप मुंह जुबानी बात है तो आपके पास नहीं होगा ना, वर्चुअली सर्टेन है कि आपके पास कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है बात, है ना। तुझे बेटा वो आप सेपरेट भी दिखाएंगे तो दैट इज नॉट इनकम, वो खर्चे की रीइंबर्समेंट है, सही वर्ड में भी बोला है, ठीक है। हाँ जी। सर्टेन टाइम्स क्या होता है हमारे पास क्लास के अंदर में, वही मैं हमेशा बोलता हूँ, रादर देन लिसनिंग एंड रादर देन कि हम एब्जॉर्ब करें उस इंफॉर्मेशन को जो लिखा है, हम अपनी क्लास में भी काउंटर क्लेम ही करते रहते हैं, मतलब काउंटर ही मारते रहते हैं। सर कुछ बोल रहे हैं, मैं अपना पॉइंट पक्का रख दूं पहले, जो मेरे माइंड में आ गया, जैसे ही सर ने कुछ बोला मेरे दिमाग में आ गया मैं उसको लिख दूं, मेरे दिमाग में आ गया मैं उसको लिख दूं, रादर देन एब्जॉर्बिंग कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड, व्हाट इज बीइंग गिवन इन द इंफॉर्मेशन, वो चीज है। लास्ट में जाके भी पेपर वाले दिन या बाद में भी जाके यही पढ़ना है, तब आप एक काउंटर नहीं मारा करेंगे बैठ के। तो अभी कोशिश ये करा करे कि रादर देन कि हम अपने पास में सोचने से नहीं मना कर रहा, बट मैं सिर्फ कह रहा हूं अननेसेसरी सोचने से मैं हमेशा बोलता हूं, क्योंकि वो आपको कंफ्यूज करता है, ठीक है ना, वो आप लोगों को कंफ्यूज करता है अदरवाइज। चलो अभी जरा मेरे साथ आ जाओ, रिसर्चिंग का पॉइंट है। रिसर्चिंग बेटा होता है कुछ मेजर चेंज होने जा रहा है, देखो संसार का नियम है, बदलाव तो संसार का नियम है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग हम बोलते ही है। तो बिजनेसेस एंटरप्राइज के अंदर भी आपके पास बदलाव तो आता ही है। अब जैसे अगर बोलते हम लोग, पहले जो टीचिंग हम लोग करते थे, क्या लेके तो व्हाइट बोर्ड होते थे ना, मतलब व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड हो रहे हैं, वो चौक वगैरह लेके कर रहे हैं, डस्टर वगैरह से कर रहे हैं। आजकल देखो टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी है, उस पर पढ़ाया जा रहा है, पैनल पे पढ़ाया जा रहा है, आईपैड पे पढ़ाया जा रहा है आप लोगों के साथ में, ठीक है ना। पहले स्कूटर आपने देखे होंगे, वो आपके पास में क्या होते थे, किक स्टार्ट वाले होते थे, आजकल सेल्फ सेल्फ स्टार्ट हो गया। तो बदलाव, सिंपल सी बात बोलेंगे, बदलाव की बात आ रही है, ठीक है ना। तो बदलाव तो संसार का नियम है, तो बिजनेस इसके अंदर बदलाव आते हैं, डिसीजन लिए जाते हैं कि हमको चेंज लेके आएंगे, ठीक है ना। तो उसी की हम बात करने जा रहे हैं कि वो एक हम रीस्ट्रक्चर करने जा रहे हैं, हम अपने क्या करने जा रहे हैं, रीस्ट्रक्चरिंग करने जा रहे हैं अपने धंधे के अंदर में। तो उसको रिगार्डिंग, उसके रिगार्डिंग वो कुछ बातें आपको बताने जा रहे हैं, सिंपल सी बातें बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। वो कहता है रीसर्चिंग क्या है, एक ऐसा प्रोग्राम है, अब इसका क्वेश्चन क्या है, एक ही छोटा सा आपके पास है, जिसमें एक बड़ा छोटा सा पॉइंट है, जिसमें एक बड़ा छोटा सा पॉइंट आता है हमारे पास। हाउएवर वो आपको जो क्वेश्चन पेपर में बन सकता है, इसका थ्योरी का बन सकता है, बना नहीं है पर बन सकता है वो, कि आपके पास में थ्योरी का बन सकता है, कैसे कि रिसर्चिंग क्या होती है, और जो मैं बातें बताऊंगा, जो आप मेन क्वेश्चन देखेंगे वो मैं आपको बता दूंगा, वो तो बड़ा छोटा से पॉइंट को लेके है। तो कहते हैं रिसर्चिंग एक प्रोग्राम है दैट इज प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द मैनेजमेंट। ऑब्वियसली एक ऐसी चीज आप लेके आ रहे हैं कि जो ऑब्वियसली मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है, प्लान किया है, ठीक है ना। जो मटेरियली चेंज कर रहे हैं, तो मेजर बदलाव आ रहा है किस चीज का, या तो स्कोप ऑफ द बिजनेस, जो मैं काम कर रहे हैं वो, या जिस तरीके से काम कर रहे हैं, या तो जो काम कर रहे हैं उसी में चेंज दिया, या जिस तरीके से कर रहे हैं उसमें स्कोप या मैनर। कहते हैं एग्जाम्पल के तौर पे सेल या टर्मिनेट कर दिया हमने किसी लाइन ऑफ बिजनेस को, क्लोजर कर दिया बिजनेस लोकेशन के कंट्री रीजन में, या रीलोकेशन कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में चेंज कर दिया, या कुछ रीऑर्गेनाइजेशन कर दी जिसका मटेरियल इफेक्ट है। तो वो अलग अलग एग्जाम्पल्स दे रहा काइंड ऑफ कि आप क्या क्या एग्जाम्पल्स है रिसर्चिंग के। क्या इसकी प्रोविजन बनेगी, तो कहते हैं प्रोविजन तो ऑब्वियसली तभी बनेगी अगर पैरा 14 की कंडीशन मीट हो रही है, सिंपल सी बात है। अगर पैरा 14 की कंडीशन मीट हो रही है तो प्रोविजन बना दो, कि आपके ऑब्लिगेशन वगैरह आपके पास होगा, ये चीज जो है, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आपके पास हो गया है, जो भी चीज को लेके है, एस्टिमेट कर सकते हैं आपका क्या खर्चा आएगा, तो आप उसकी प्रोविजन वगैरह अपने पास बना लेंगे अगर कंडीशन पूरी हो जाती है। कोई ऑब्लिगेशन अराइज नहीं होती सेल ऑफ ऑपरेशन के अंटिल एंटरप्राइज कमिटेड टू सेल। हाँ, जहां पे बेचने वगैरह की बात हो रही है तो वहां पे बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट जब तक नहीं होगा तब तक हमारे पास नहीं है, तो क्योंकि तब तक कमिटमेंट नहीं आ रही, ठीक है ना। अब आपके पास में जो अगली चीज आती है बेटा, वो क्या है, ये आपको याद रखने वाली बात है। आपको मेन जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि पैरा 14 की कंडीशन पूरी हो रही है अगर, डेफिनेशन में ये दो बातें अगर आप याद रख सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है, स्कोप और मैनर इन विच द बिजनेस इज कंडक्टेड। मतलब ये आया नहीं है, मेन तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन का पॉइंट है जो एक जगह देखने को मिलेगा। कहते हैं इसके अंदर सिर्फ जो डायरेक्ट खर्चे लेने हैं ना अपने रिसर्चिंग से, वो लेने हैं, मतलब जो आपके खर्चे लगेंगे इस रिसर्चिंग एक्टिविटी में उन सबको लेना है, जो डायरेक्ट खर्चे लगने, दैट आर बोथ नेसेसरली इंटेल्ड बाय द रिसर्चिंग एंड नॉट एसोसिएटेड विद द ऑनगोइंग एक्टिविटी। मतलब जो रिसर्चिंग के लिए ही लगेंगे एंड जिसका ऑनगोइंग एक्टिविटी से कोई रिलेटेड, मतलब ऑनगोइंग में अगर जो खर्चे करूंगा वो तो लग ही रहे। अब मैं एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा हूँ, वो तो पहले भी दे रहा हूँ बाद में भी दे रहा हूँ, उसका थोड़ा है। हाँ, जो रिसर्चिंग के लिए मेरा खर्चा लगना है, लेबर वगैरह का लगना है, जो भी खर्चे लगने हैं, उन खर्चों की जो रिसर्चिंग के लिए लग रहे हैं और जिनका ऑनगोइंग एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है, उसकी प्रोविजन बनाने की बात कर रहे हैं। हाँ, कहते हैं कुछ चीजें इसमें नहीं आती है,
कुछ चीजें इसमें नहीं आती है, कुछ चीजों को उसने स्पेशली बना कर दिया, जैसे रीट्रेनिंग और रीलोकेटिंग द कॉन्टिन्यूइंग स्टाफ। स्टाफ को जो ट्रेनिंग दी जाएगी उसकी प्रोविजन नहीं बनाएंगे। भाई ऑब्वियसली अब आपको स्टाफ को ट्रेन करना पड़ेगा, मान लो आगे जाके, तो कहते हैं स्टाफ को जो ट्रेन करने की आपके पास खर्चा लगेगा उसकी प्रोविजन आज नहीं बनेगी। क्योंकि मैंने आपको ऐसा एक चीज आपको याद होगा AS 26 में बताया था, क्योंकि मैं ट्रेंड स्टाफ भी तो लेके आ सकता हूं ना, आई कैन ब्रिंग द ट्रेंड स्टाफ। तो स्टाफ की तो तब होगी ना जब मैं स्टाफ को ट्रेनिंग दे दूंगा। मैं उसकी जो चीज हुई नहीं है मैं उसका खर्चे की प्रोविजन आज नहीं बनाऊंगा, स्टाफ ट्रेनिंग की नहीं आएगी। कोई मार्केटिंग का खर्चा है, प्रमोशन मार्केटिंग एक्टिविटी, उसका नहीं बनेगी। और इन्वेस्टमेंट इन न्यू सिस्टम, जो मेरे फिक्स एसेट्स नहीं आएंगे उनकी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि फिक्स एसेट जब खरीदूंगा तभी मैं यार प्रोविजन जो बनाता हूँ PNL में जाता है। फिक्स एसेट आगे जाके अगर खरीदूंगा तो उसका आज थोड़ी ना किताब में एसेट रिकॉर्ड कर लूंगा, तो फिक्स एसेट की थोड़ी ना बना दोगे, फिक्स एसेट तो अपने पास में नहीं है ना, ठीक है ना। तो यहां पे फिक्स एसेट जो है वो नहीं आएगा, मार्केटिंग जो है वो नहीं आएगा, जो रेवेन्यू खर्चे उनका आना है, एक्सेप्ट फॉर ऑब्वियसली मार्केटिंग एंड जो आपके पास स्टाफ की ट्रेनिंग का खर्चा है। तो इसमें जो ये वाला पॉइंट है ये आपको याद रखना है, स्टाफ ट्रेनिंग के खर्चे की प्रोविजन नहीं बनती है, स्टाफ ट्रेनिंग की प्रोविजन के खर्चे नहीं बनती है, ठीक है ना। तो मेरा जो पॉइंट आ रहा है छोटा सा वो इसी को लेके आ रहा है, जो हमने क्वेश्चन था ना एक छोड़ा था 10th के अंदर में, केस नंबर 4, वो इसी को लेके था, वो इसी को लेके था, स्टाफ रीट्रेनिंग को लेके। तो पॉइंट देख लेंगे बेटा, वो क्या पॉइंट है देखो जरा मेरे साथ में। कहता है गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करे काफी सारे चेंजेस इन द इनकम टैक्स सिस्टम। ओ माय गॉड, निर्मला जी ने इनकम टैक्स सिस्टम में नए फॉर्म लिया है, बड़े सारे सिस्टम चेंज कर दिए, नए नए फॉर्म लिया है, उसके अंदर नए नए आपके पास में चीजें डाल दी, नई नई आइटम्स डाल दी, ठीक है जी। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस चेंजेस, इन चेंजेस की वजह से एंटरप्राइज इन द फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर विल नीड टू रीट्रेन अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ इट्स एडमिन एंड सेल्स वर्कफोर्स। ऑब्वियसली अब क्योंकि सिस्टम ने आ गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट ने चेंजेस कर दिए इनकम टैक्स सिस्टम में, तो उसकी वजह से आपके पास एंटिटी को जो है उनको अपने बहुत सारे स्टाफ को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, बहुत सारे स्टाफ को अपने पास में मतलब ट्रेन करना पड़ेगा इस चीज को लेके कि कैसे करना है, इन ऑर्डर टू इंश्योर द कंटिन्यूड कंप्लायंस विद द फाइनेंशियल सर्विस रेगुलेशन। तो आपके अपने पास में निर्मला ताई जो कहती है पॉपकॉर्न में पहले छांटेंगे कि नॉर्मल पॉपकॉर्न है कि कैरेमल पॉपकॉर्न है ना, हाँ। तो उन्होंने क्या किया, इनकम टैक्स सिस्टम के अंदर में बहुत सारे चेंजेस लेके आए, जिसकी वजह से हमें आने वाले समय में अपने स्टाफ को ट्रेन करना पड़ेगा ताकि वो सीख सके कि अब कैसे आपके पास काम किया जाना है। बैलेंस शीट डेट तक अभी भी कोई ट्रेनिंग हमने नहीं दी है, ट्रेनिंग नहीं हुई अभी तक। देखो ट्रेनिंग ही दे दूंगा फिर तो खर्चा किताब में रिकॉर्ड करूंगा, फिर तो बनाऊंगा प्रोविजन। अगर स्टाफ को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी, स्टाफ को ट्रेनिंग दे दी, फिर तो खर्चा डल जाएगा। स्टाफ को ट्रेनिंग नहीं दी तो क्या मैं प्रोविजन बनाऊंगा, क्या मैं प्रोविजन बनाऊंगा। तो बात वहीं पे आगे उठ के तो वो कहता है देर इज नो ऑब्लिगेशन, बिकॉज आपके पास ऑब्लिगेटिंग इवेंट ही नहीं हुआ, जब ट्रेनिंग ही नहीं कराई तो आप प्रोविजन कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई प्रोविजन नहीं बनेगी, कोई प्रोविजन नहीं बनेगी। हाँ वही तो है ना कि आपके पास में प्रोविजन नहीं बनाई जाएगी क्योंकि स्पेशली रिस्ट्रक्चरिंग वाले में लिखा है। इस वजह से मतलब वैसे तो आपको मैं जनरल भी बोलता तो आप जनरल में भी आंसर देते, मैं इसे पहले भी पढ़ा देता तो पहले भी करा सकता था, बट स्पेसिफिकली ये पॉइंट रिस्ट्रक्चरिंग वाले के अंदर में उसने क्लियरली लिखा हुआ है कि इसका नहीं करना, ठीक है ना। तो उस वजह से आपके पास ऐसा हो रहा है, उस वजह से ऐसा हो रहा है कि आपके पास में नहीं बनाई जाएगी। इज दिस क्लियर, इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा। ट्रेनिंग अगर हम स्टाफ को दे देंगे फिर तो ऑब्वियसली आपका होगा, और ट्रेन स्टाफ को जो लाओगे उनको तो जो सैलरी अपने पास दोगे वो खर्चा जब होएगा जिस महीने काम करेंगे उस महीने डलेगा भाई, सिंपल सी बात है। मतलब इसमें आप केसेस जो मर्जी अपने तरफ से सोचते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, क्या आप मुझे 10 मिनट दे सकते हैं सिर्फ, अगर आप बच्चे मुझे 10 मिनट दे देंगे या 15 मिनट मैक्सिमम, तो मैं आपके पास में जो बचा हुआ एक कॉन्सेप्ट है वो भी करा दूंगा।
फिर आप होमवर्क कर लेना, फिर सुबह सुबह नए नए तरीके से हम अपने पास में जो डाउट्स लेके अपने पास अ, वैसे सर हमें तो होमवर्क भी करना है, तो चलो आपको होमवर्क भी देना आज जरूरी है, तो मैं कल करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको होमवर्क देना जरूरी है, होमवर्क देना जरूरी है मेरे को। तो ध्यान से सुनो, डोंट वरी, मुझे होमवर्क देना जरूरी है, मुझे कल चाहे मैं सुबह करा दूंगा, क्योंकि आज के आपका समय कम है। आज की क्लास खत्म होने से और अगली क्लास के शुरू होने के बीच में समय चाहे बहुत ज़्यादा है, पर वो सोना भी है, और वो होमवर्क आपको करके आना है, होमवर्क आपको करके आना है। इस वजह से आपको होमवर्क मुझे देना जरूरी है। मैंने पिछली बार कहाँ तक दिए थे क्वेश्चंस? सर पिछली बार आपने सिर्फ हमें 4 तक दिए थे, हाँ, तो 5 में से चालू कर लेना, रुकना नहीं, रुकना नहीं, और 12 तक सारे कराना, 5 से 12 तक सारे कराना। भाई मुझे आके स्टैंडर्ड खत्म करना है ना, अब मैं आपको ये नहीं कर सकता, मेरे पास बची हुई चीज ही नहीं है ज्यादा। अंजलि बेटा आपको वो लिखना है, प्रोविजन फर्स्ट लिखनी है, तो मेरी बात समझो, क्योंकि आपके पास में, आपके पास, आपको समय निकालना पड़ेगा, और इसमें कुछ आपके क्वेश्चंस में दिक्कतें आएगी, एक में तो पक्का आएगी, मैं पहले बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन में पक्का दिक्कत आएगी। आप क्वेश्चन अपने पास पढ़ लेना, मैं पहले बता रहा हूँ, क्वेश्चन में 10, तो मुझे इसे आके आपको कराना पड़ेगा। बाकी क्वेश्चंस में हाँ पॉइंट छोटा मोटा देखने को मिल सकता है, कुछ 90% सेम पॉइंट्स है, कुछ छोटा मोटा मिलेगा, वो आके मैं डिस्कस कर लूंगा। 10th क्वेश्चन में बच्चों को दिक्कत आएगी, तो मैं आपको क्लियर करा दूंगा, 10th भी एक बार करके आना, 10th लास्ट में करना, 10th लास्ट में करना, पर वो भी करना जरूर, देख लेना। और मेरी प्लीज एक हम्बल रिक्वेस्ट है, एक घंटा निकाल लेना, 1 घंटे में आपकी ये हो जाएंगे इजिली, डोंट वरी, पर 1 घंटा जरूर सभी बच्चे निकालेंगे, और ये होमवर्क कल की सुबह की क्लास जो है उससे पहले करेंगे, क्योंकि मुझे क्या है, स्टैंडर्ड पूरा कंप्लीट होगा तभी मैं अगले स्टैंडर्ड बढ़ूंगा, और उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोगों ने क्वेश्चंस किए हो, आप लोगों ने क्वेश्चंस किए हो, ठीक है ना, तो इसके लिए ज़रूरी है, तभी हम अगले स्टैंडर्ड पे चलेंगे, ठीक है ना। चलो, अकाउंट्स का सिलेबस कब खत्म होगा? मैक्सिमम बोल रहा हूँ ऑन अ हायर साइड 25 जनवरी, ऑन अ हायर साइड बोल रहा हूँ, उससे पहले हो जाना चाहिए, ऑन अ हायर साइड बोला मैंने 25 जनवरी, ठीक है ना, उससे पहले ही हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है ना। चलो, आप लोगों के पास बेटा जो होमवर्क के क्वेश्चन है आज के, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक तो जो कराया वो, और आपके पास में प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 12 तक। एमसीक्यूज अभी मत करो, एमसीक्यूज में जल्दी तभी बोलता हूँ, उसी समय बोलता हूँ जब आपके पास में स्टैंडर्ड पूरा कंप्लीट हो जाता है विद ऑल द क्वेश्चंस विद एवरीथिंग, तो वो चेक कल के बात करें ना, उसकी तो वीडियोस भी अलग से पड़ी है आप लोगों के पास, तो घबराने की बात नहीं है, ठीक है ना। हम कल मिलेंगे, आगे बढ़ेंगे अपने पास, इस स्टैंडर्ड को पहले मैं आके वाइंड अप कराऊंगा, इसमें जो छोटा सा पॉइंट बचा है वो आपके साथ डिस्कस कराना है, एक नया पॉइंट है, उसका कोई होमवर्क में क्वेश्चन है, उसका क्लास में ही क्वेश्चन है जो बचा हुआ एक है, और जो आपके पास में बेटा ये होमवर्क क्वेश्चन है करके आना, इसमें कुछ चीज़ें आपको बतानी है, ठीक है ना। तो चलो, टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के साथ कल मुलाकात होगी, बाय बाय, लव यू मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम एंड गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय, कल मिलते हैं, कल मिलते हैं, बाय बाय।